सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। ठीक है, तो वी हैव स्टडीड अबाउट द डाइजेस्टिव ऑर्गन्स विच टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट। देखिए, हमने कई तरह का बॉडी में सिस्टम्स पढ़ा, जिसमें एक डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में हमने पढ़ा। डाइजेस्टिव सिस्टम में हमने देखा कि कैसे अलग अलग ऑर्गन्स जो हैं वो अलग अलग काम करते हुए फूड को डाइजेस्ट करते हैं। तो जैसे आपने पढ़ा कि डाइजेशन में क्या होता है, पहले फूड जो है डाइजेस्ट होता है, उसके बाद क्या होता है, एब्जॉर्ब होता है, उसके बाद क्या होता है, एसिमिलेट होता है। ठीक है ना, एसिमिलेट होता है कि यानी कि जब वो यूटिलाइज होता है बॉडी में नए नए सेल्स के फॉर्मेशन के लिए या रिपेयरिंग के लिए, ठीक है, या ग्रोथ के लिए। उसके बाद फिर क्या होता है, जो वेस्ट होता है वो एक्सक्रीशन भी होता है, वो भी है। तो इसमें हमने देखा कि अलग अलग ऑर्गन्स का रोल है। माउथ जो है क्या करता है, माउथ उसको इनटेक करने का काम, अंदर लेने का काम करता है। माउथ खाना हमारे बॉडी में जाता है, फिर दांत उसे चबाते हैं, दांत और जीभ मिलके उसको टेस्ट लेते हैं, चबाते हैं। फिर वो ईसोफेगस से फूड धीरे धीरे नीचे जाता है, वहाँ जाता है तो स्टमक मिलता है, स्टमक उस पर कुछ डाइजेशन करता है फैटी एसिड वगैरह का, फिर वहाँ से जाता है आगे। तो इस तरह से आपने देखा कि अलग अलग ऑर्गन्स हैं, स्टमक है, लीवर है, इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, बिग इंटेस्टाइन, ठीक है, गॉल ब्लैडर, पैनक्रियाज, फिर आगे। तो डाइजेशन का जो प्रोसेस है वो अलग अलग ऑर्गन्स, एक एक ऑर्गन वही स्पेसिफिक काम कर रहा है और दूसरा काम नहीं करेगा। दांत क्या है, खाली चबाएगा, दांत पचा सकता है क्या, नहीं। दांत का काम है सिर्फ फूड को क्रश करके फाइन पार्टिकल्स में कन्वर्ट कर देना, जो आसानी से अंदर हमारे फूड पाइप के चला जाए। ठीक है, सलाइवा उसको क्या करता है, सॉफ्ट बना देता है थोड़ा, और साथ ही साथ कार्बोहाइड्रेट को, स्टार्च को कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट करना सिंपल शुगर में शुरू कर देता है। तो हर ऑर्गन का एक स्पेसिफिक वर्क है और सारे ऑर्गन मिलके पूरा जो है सिस्टम बनाते हैं, जिसे हम डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। तो कोई भी ऑर्गन सिस्टम कई ऑर्गन से मिलके बना होता है, जहाँ की हर ऑर्गन का अपना अपना एक स्पेसिफिक वर्क होता है। स्पेसिफिक वर्क, वही काम करेगा, उसको दूसरा काम दे दीजिएगा तो नहीं करेगा। ठीक है, तो यही आपने आगे लिखा कि ईच ऑर्गन इन द सिस्टम परफॉर्म्स डिफरेंट फंक्शंस सच एज डाइजेशन, एसिमिलेशन एंड एब्जॉर्प्शन। तो जैसे आपने पढ़ा था कि शुरू में डाइजेशन होता है, फिर बाद में जाके स्मॉल इंटेस्टाइन से डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन भी शुरू हो जाता है। उसके बाद वो ब्लड में जाता है, किडनी से फिल्टर होके, और वहाँ से फिर जाता है ब्लड के साथ, तो उसका एसिमिलेशन हर बॉडी पार्ट में शुरू होता है। यानी फिर उसका एसिमिलेशन को हिंदी में क्या कहते हैं, इसको देखना पड़ेगा टर्म। हाँ, सिमिलरली डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ अ प्लांट परफॉर्म स्पेसिफिक और स्पेशलाइज्ड फंक्शंस। तो जिस तरह ये ह्यूमन बॉडी में, उसी तरह आपने प्लांट्स में भी देखा। मैंने बताया कि किस तरह से जो है रूट क्या करता है, स्टेम क्या करता है, लीव्स क्या करती हैं, ठीक है, फ्लावर्स का क्या रोल होता है, फ्रूट्स का क्या रोल होता है, ये सब आपने पढ़ चुके हैं। और कैसे वाटर या मिनरल्स ट्रांसपोर्ट होता है जाइलम और फ्लोएम टिश्यूज से, ये सब भी आप पढ़ चुके हैं। वहाँ भी ऐसे ही अलग अलग जो पार्ट्स हैं प्लांट्स के, उनका अलग अलग रोल। जैसे आपने पढ़ा कि किचन कहाँ होता है प्लांट का, खाना कहाँ बनता है, लीव्स। तो खाना बनाने का काम स्टेम नहीं करेगा, खाना बनाने का काम रूट्स नहीं करेगा, कौन करता है, लीव्स करते हैं। उसी तरह मिनरल्स को एब्जॉर्ब करने का काम कौन करता है, रूट्स। वो स्टेम नहीं करेगा, वो लीव्स नहीं करेंगी, वो फ्लावर और फ्रूट नहीं करेंगे। ठीक है, वो सिर्फ कौन करेगा, रूट करेगा। ट्रांसपोर्ट करने का काम जो होता है वो स्टेम का होता है, तो वो वही करेगा, दूसरा रूट कोई नहीं करेगा। तो इस तरह से प्लांट्स में भी अलग अलग ऑर्गन्स जो है वो अलग अलग काम करते हैं। जैसे आपने आगे लिखा है यहाँ, फॉर एग्जाम्पल रूट्स हेल्प इन एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। रूट्स जो है वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करते हैं। लीव्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसिस ऑफ फूड। लीव्स जो हैं, पत्तियां जो हैं, वो खाना बनाने का काम करती हैं। ईच ऑर्गन इज फर्दर मेड अप ऑफ स्मॉलर पार्ट्स कॉल्ड टिश्यूज। अब जो ऑर्गन की हम बात करते हैं
कोई भी ऑर्गन आप ले लीजिए, अपने बॉडी का, प्लांट का, किसी का भी, जैसे अपना ही कोई भी ऑर्गन ले लीजिए। अगर आप अपने हैंड की बात करते हैं, आप अपने आई की बात करते हैं, ईयर्स, किसी भी ऑर्गन की बात कर सकते हैं। तो ये ऑर्गन फिर जो है किससे बना होता है? टिश्यूज से बना होता है। ऑर्गन जो है टिश्यूज से बना होता है। और टिश्यूज क्या होते हैं? मैंने बताया था, अ टिश्यूज इज अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स। एक तरह के सेल्स का एक ग्रुप अरेंजमेंट होता है, ग्रुप होता है, जो कि एक खास फंक्शन करते हैं, परफॉर्म करते हैं, स्पेसिफिक फंक्शन। तो एक खास तरह के सेल्स को जब हम अरेंज कर देते हैं, आपस में जोड़ देते हैं ताकि वो एक खास काम को कर सकें, ऐसे ग्रुप ऑफ सेल्स को हम क्या कहते हैं? टिश्यूज। ठीक है। तो जैसे आपने बॉडी मूवमेंट पढ़ा था, तो उसमें आपने पढ़ा था कि मसल्स जो होते हैं वो कैसे एक्सपैंड करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो हमारा मूवमेंट हो पाता है बॉडी का। ये सब आप पढ़ चुके हैं। तो वो जो मसल्स हैं वो किससे बने होते हैं? टिश्यूज से बने होते हैं। ठीक है। हाँ, तो वही यहाँ कहा जा रहा है कि ईच ऑर्गन इज फर्दर मेड अप ऑफ स्मॉलर पार्ट्स कॉल्ड टिश्यूज। तो ऑर्गन बना टिश्यूज, तो देखिए ऑर्गन सिस्टम बना ऑर्गन से, ऑर्गन बना टिश्यूज से, और टिश्यूज किससे बना? सेल्स। क्लियर है किस तरह से इनका ऑर्गेनाइजेशन होता है, एक दूसरे से जुड़ते हैं। अब आते हैं पार्ट्स ऑफ द सेल। अब सेल के अंदर क्या क्या पार्ट्स होते हैं? फर्स्ट वी स्टडीड अबाउट सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन। The basic components of cell are cell membrane, cytoplasm and nucleus। तो अगर रफली, हाँ डायग्राम आपका बना ही हुआ है, रफली हम देखें, मोटे तौर पर देखें, छोटी मोटी बातों को, छोटे पार्ट्स को छोड़ दें, तो मोटे तौर पर हम किसी भी सेल में कि एक जो है आपका सेल मेम्ब्रेन होता है जिसके अंदर सेल के पार्ट्स होते हैं, उसके अंदर एक कुछ जेली जैसा सब्सटेंस होता है जिसको कहते हैं साइटोप्लाज्म। हाँ, सामने वाला ऑफ कर दीजिए या ऑफ ही कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, वो सामने से कुछ शाइन कर रहा हूँ। हाँ, अच्छा कोई बात नहीं, शाइनिंग सरफेस है, अब नहीं कर रहा हूँ। तो इसमें आप देख सकते हैं कि ये जो कोई भी सेल है, या प्लांट सेल इधर है, ये एनिमल सेल है, तो बेसिक सबसे पहले एक जो है बाउंड्री एक होता है जिसके अंदर कुछ भी रहता है, दैट इज कॉल्ड एज सेल मेम्ब्रेन। उसके अंदर एक जेली लाइक सब्सटेंस होता है, फैला हुआ रहता है, जिसके अंदर कोई भी चीज रहेगी, तो वो है आपका क्या है? साइटोप्लाज्म। आप इसको देखिए, एक कटोरे में खीर की तरह इमेजिन कर सकते हैं। तो अब कटोरा है, उसके अंदर ही एक खीर कहीं भी रहेगा तो कटोरा रहेगा। कटोरा कोई बर्तन जरूरी है ना, उसी में ना रहेगा कुछ भी। तो जो कटोरा हो गया वो क्या हो गया? सेल मेम्ब्रेन। समझ गए? और उसके अंदर खीर पड़ी हुई है तो वो हो गया साइटोप्लाज्म। और खीर के अंदर जो चीजें डली हुई हैं वो अलग अलग से, उसमें एक बड़ा, जैसे मान लीजिए खीर में आपने एक बड़ा कुछ पड़ा हुआ है, बड़ा सा नारियल का टुकड़ा कुछ भी है, वो हो गया आपका न्यूक्लियस। और बाकी छोटे मोटे बहुत सारे किशमिश जो है, इलायची और बहुत सारी चीज़ें हो सकती है उसमें, बादाम के टुकड़े वगैरह, तो वो ये सब चीज़ें हो गई, बाकी छोटी मोटी चीज़ें हैं वो। तो उसी तरह कोई भी चीज़, सबसे पहले तो एक मेम्ब्रेन जिसके अंदर रहेगा कोई चीज़, तो सेल मेम्ब्रेन हो गया। उसके अंदर जो पूरा मटेरियल बिखरा रहता है, जिसके अंदर सारी पार्ट्स रहते हैं उसके, साइटोप्लाज्म, जेली लाइक, जेली की तरह स्ट्रक्चर। उसके अंदर एक तो न्यूक्लियस होता है, मेजर पार्ट। प्लांट सेल में थोड़ा सा इस तरह से साइड में रहता है, और एनिमल सेल में बिल्कुल सेंटर में रहता है। ठीक है, डायग्राम में आप देख सकते हैं। इसके अंदर फिर कई सारे, चलिए इसमें आगे बढ़ते हैं। तो द साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस, द साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस आर एनक्लोज्ड विद इन द सेल मेम्ब्रेन। ये किससे घेरे हुए रहते हैं?
सेल मेम्ब्रेन के अंदर बंद रहते हैं, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। तो सेल क्या हो गया, साइटोप्लाज्म, और न्यूक्लियस किसके अंदर, सेल मेम्ब्रेन के अंदर। ठीक है, तो यही हो गया सेल, बेसिक पार्ट्स ये है। सेल मेम्ब्रेन को प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी पहले प्लाज्मा कहते थे, ये जो साइटोप्लाज्म है इसको प्लाज्मा कॉमन वर्ड में कह देते हैं, साइटोप्लाज्म, प्लाज्मा सही है, प्लाज्मा, तो प्लाज्मा कह देते थे कि अंदर जो है वो लिक्विड मटेरियल जो होता है उसको प्लाज्मा कहते हैं, इसलिए इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी पहले कहते थे। हाँ, तो आपको ध्यान रखना है सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक ही चीज है। हाँ, क्योंकि साइटोप्लाज्म जो है, प्लाज्मा भी उसको पहले कॉमन वर्ड में कहते थे। साइटोप्लाज्म नहीं, सेल मेम्ब्रेन को ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। समझ गए? देखिए अंदर का जो जेली है जिसको आप साइटोप्लाज्म कह रहे हैं ना, पहले उसको सिंपल वर्ड में प्लाज्मा कह देते थे 100 साल पहले के लोग, और इसीलिए चूंकि प्लाज्मा था तो प्लाज्मा के बाहर जो मेम्ब्रेन था उसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते थे उस समय। समझ में आ गई बात? आज उसको हम लोग साइटोप्लाज्म कहते हैं, तो बाहर वाले को हम लोग सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। ठीक है, क्योंकि नया पुराना भी जानना पड़ता है, कहीं आपको मिल गया लिखा हुआ तो आप सोचेंगे अब ये कौन सा नया आ गया भाई, ये तो बताए नहीं थे सर। तो पहले इसको प्लाज्मा कहते थे, सेल के अंदर जो रहता था लिक्विड सब्सटेंस, और बाहर जो उसका मेम्ब्रेन होता था उसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते थे। ठीक है, आज उसका नाम हो गया अंदर का साइटोप्लाज्म और बाहर जो मेम्ब्रेन है उसको सेल मेम्ब्रेन। आगे देखेंगे, द मेम्ब्रेन सेपरेट्स सेल्स फ्रॉम वन अनदर। अब ये मेम्ब्रेन क्या करता है, एक बाउंड्री बनाता है जिसके अंदर सेल का जो भी कुछ मटेरियल है वो है, एक से दूसरे में अलग रहता है। मेम्ब्रेन नहीं रहेगा तो क्या होगा, सब आपस में मिल जाएगा। तो मेम्ब्रेन क्या काम करता है, दो सेल्स को अलग करने का काम करता है ताकि उनसे एक से दूसरे में कुछ ना जाए, ये बाउंड्री फॉर्म करता है। तो द मेम्ब्रेन सेपरेट सेल्स फ्रॉम वन अनदर एंड ऑल्सो द सेल फ्रॉम सराउंडिंग मीडियम। तो एक तो सेल्स को अलग अलग करता है, साथ ही साथ अपने आसपास के माहौल से भी उसको अलग करता है, बचाता है या प्रोटेक्शन एक देता है। ठीक है, मेम्ब्रेन है तो वो प्रोटेक्टेड है बाहर से। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज पोरस and allows the movement of substances or materials both inward and outward। अब यहाँ ध्यान देने की बात है कि ये जो मेम्ब्रेन होता है, सेल मेम्ब्रेन, ये पोरस होता है, इसमें बहुत फाइन होल्स होते हैं, तो ये मटेरियल्स का आना अंदर से बाहर या बाहर से अंदर आना अलाउ करता है। ठीक है, अलाउ नहीं करेगा तो सेल का खाना पीना कैसे होगा, अपना वेस्ट कैसे निकालेगा, सेल जिएगा कैसे? समझ गए? तो सेल का जो मेम्ब्रेन होता है वो पोरस होता है, इसीलिए उसमें ऑक्सीजन जाता है, वहाँ रिएक्शन होता है, फिर वहाँ जो वेस्ट बनता है वो बाहर निकलता है, उसके लिए मेम्ब्रेन में छेद होना चाहिए ना। तो द सेल मेम्ब्रेन इज पोरस and it allows inward and outward movement of materials। सेल के अंदर जाना, ऑक्सीजन है, ब्लड है, ये सब अंदर जाता भी है और वहाँ से बाहर भी आता है। ठीक है, तो मेम्ब्रेन ये पोरस होता है। द बाउंड्री ऑफ द सेल इज सेल मेम्ब्रेन, क्या लिखे आगे? हाँ, बाउंड्री ऑफ द सेल इज सेल मेम्ब्रेन कवर्ड बाय अनदर थिक कवरिंग कॉल्ड सेल वॉल। तो प्लांट के केस में जैसे अनियन है, तो अनियन में इस चीज़ को आप माइक्रोस्कोप में देख सकते हैं आसानी से कि ये जो सेल मेम्ब्रेन होता है उसके ऊपर आप यहाँ देख रहे हैं डबल लेयर, एक और लेयर होता है प्रोटेक्शन के लिए। इस बीच में जो लेयर है इसको क्या कहते हैं? सेल वॉल। नहीं,
अनियन के केस में नहीं, हर प्लांट के केस में होगा। अनियन आपको एक एग्जाम्पल के लिए दिया गया है, उसको आसानी से दिख जाता है। हाँ। तो प्लांट्स में जो है ये सेल मेम्ब्रेन के अलावा एक और उसमें एक लेयर होता है, प्रोटेक्शन लेयर होता है, जिसको हम कहते हैं सेल वॉल। ठीक है, सेल वॉल। द सेंट्रल डेंस राउंड बॉडी। अब देखिए इस सेल के अंदर जो एक अंदर होता है सेंटर में, ये मैंने यहाँ पर अभी खाली दिखा दिया डायग्राम, ज़्यादा ये बहुत भरा हुआ रहता है, डेंस रहता है, ये खाली नहीं है। जैसे ये खाली है वैसे ये खाली नहीं है, मैंने बनाया नहीं कि ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा डायग्राम। तो ये जो है पूरा ये बड़ा ही डेंस होता है, ठीक है, जो न्यूक्लियस होता है। बाकी जो अलग जो ये सब होता है साइटोप्लाज्म, ये सब, ये तो पूरा इतना खाली हुआ प्लांट में, ये इतना एरिया पूरा खाली है। नहीं, खाली होता है ये, जैसे ये सब है ये भी खाली है, लेकिन इसके अंदर जो है ये बड़ा डेंस पूरा भरा हुआ रहता है। हाँ, नहीं अब कुछ कुछ रहता है, उसको हम लोग बाद में, अभी नहीं पढ़ना है कि क्या रहता है। ठीक है, बस इतना जानिए कि ये डेंस होता है। ठीक है, और इसकी जो डेंसिटी होती है बाकी से काफ़ी ज़्यादा होती है। जैसे देखिए एकदम एटम की तरह, जैसे एटम है, एटम में न्यूक्लियस है जो कि डेंस होता है, उसी में मास होता है। बाकी अगल बगल जो है खाली स्पेस होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन, जिनका कोई मास नहीं होता है। तो बस एटम ही की तरह मान लीजिए यहाँ भी सेल है, न्यूक्लियस होता है, वही डेंस होता है काफ़ी, और अगल बगल जो है खाली होता है या बहुत कम डेंसिटी वाला होता है, इसलिए इसको न्यूक्लियस कहते हैं। डेंस नहीं रहता तो न्यूक्लियस क्यों कहते हैं? तो प्लांट सेल या एनिमल सेल में न्यूक्लियस एक होता है, सेंट्रल डेंस राउंड बॉडी, गोल होती है, राउंड होती है और डेंस होती है, इसको हम न्यूक्लियस कहते हैं। द जेली लाइक सब्सटेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द सेल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। और ये जो है बाकी जो सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के चारों तरफ जो मटेरियल होता है जेली की तरह, उसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। फिर द सेल मेम्ब्रेन गिव्स शेप टू द सेल। सेल मेम्ब्रेन क्या होता है? ये आकार देता है सेल को। सेल मेम्ब्रेन जैसा आकार देना चाहेगा वैसा आकार हो जाएगा सेल का। आकार इसको शेप किससे मिल रहा है? मेम्ब्रेन से न मिल रहा है। तो सेल मेम्ब्रेन उसको शेप देने का भी कार्य करता है। इन एडिशन टू, पूछ सकता है कि व्हाट गिव्स शेप टू द सेल। नहीं बता पाएगा, नहीं बता पाएगा, 99.9% नहीं। अब वो अलग बात है कि ऑप्शन रहेगा 3-4, उसमें गेस लगा दे, तुक्का लगा दे, वो अलग चीज़, ठीक है। लेकिन हाँ, जानकारी करके इसको बहुत कम बच्चे बना पाएंगे। हाँ बस, हाँ ठीक है। इन एडिशन टू द सेल मेम्ब्रेन देयर इज एन आउटर थिक लेयर इन सेल ऑफ प्लांट्स कॉल्ड सेल वॉल। वही दोबारा बात कह रहा है कि प्लांट्स के केस में सेल मेम्ब्रेन के बाहर एक और लेयर होता है जिसे हम सेल वॉल कहते हैं। दिस एडिशनल लेयर सराउंडिंग्स इज रिक्वायर्ड बाय प्लांट्स फॉर प्रोटेक्शन। और ये क्यों होता है? प्रोटेक्शन के लिए होता है, प्लांट्स के सेल के प्रोटेक्शन के लिए। हाँ, प्लांट सेल्स नीड प्रोटेक्शन अगेंस्ट वेरिएशंस इन। अब देखिए किसके अगेंस्ट प्लांट को प्रोटेक्शन चाहिए? किससे? सबसे पहले टेम्परेचर चेंज से। टेम्परेचर देखिए बता रहे हैं, एनिमल्स तो है ही, वो तो सबसे पहले क्या है, क्यों समझिए इस चीज़ को। प्लांट्स क्या है? प्लांट्स जो है वो जड़ में आता है, यानी मूव नहीं करता है। जड़ का मतलब हुआ जो स्थिर है एक जगह। प्लांट क्या है? एक जगह जहाँ जड़ पकड़ लिया वहीं खड़ा है, वो मूव कर सकता है वहाँ से, कहीं इधर उधर जा सकता है? नहीं। तो वो इधर उधर नहीं जा सकता है, उसको बर्दाश्त करना पड़ता है, जैसे भी टेम्परेचर हो, जैसी भी हवा चले, जैसा भी तापमान, आग लग रही है, एकदम सूरज तपा रहा है, तो वो क्या करेगा? जानवर की तरह जाके झाड़ी में छिप जाए, गुफा में चला जाएगा? नहीं, प्लांट मूव नहीं कर सकते हैं।
इसलिए उनको एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन की ज़रूरत होती है। जानवर को क्या है, धूप ज़्यादा तेज आया, चला गया उठ के छांव में, पत्थर के पीछे चला गया, कहीं चला गया, गुफा में चला गया। गर्मी लग रही है, ठंडी जगह की तरफ चला गया। प्यास लग रही है, पानी की तरफ चला गया। धूप लग रही है, छांव में चला गया। वो आसानी से मूव कर सकता है, इसीलिए उसको ज़्यादा प्रोटेक्शन की ज़रूरत नहीं है। जबकि प्लांट्स जो है वो एक ही जगह फिक्स है, जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। वो कहीं नहीं जा सकता है, वहीं जहाँ वो जड़ लग गया, पकड़ लिया, वहीं रहेगा। चाहे बाहर आग लग रही हो तो आग में जलना पड़ेगा उसको। बिल्कुल होता है, आत्मा नहीं जीवन होता है। आत्मा का अभी इतना ज़्यादा सोच विचार लोगों ने नहीं किया, हालांकि ऐसा नहीं है। कहते हैं हमारे धर्म में कहा गया कि हर जीव में आत्मा होती है, ठीक है, हर जीव में आत्मा। क्योंकि आप जो है कहा जाता है कि हमें अलग अलग रूप में जन्म मिलता है। जैसे ग्रीक माइथोलॉजी में भी मैंने पढ़ा है, ग्रीक में भी पढ़ा है मैंने, ग्रीक की कहानियों में, कि जैसे वहाँ कोई था जो कि आगे चल के फूल बन गई, पेड़ बन गई। जैसे हमारे यहाँ तुलसी का पौधा बन गई। तुलसी का कहानी है कि एक देवी थी, हाँ, रामायण में नहीं, विष्णु पुराण वगैरह में आता है। तो वो तुलसी बन गई, उसको श्राप मिल गया तो वो तुलसी बन के रह गई, इसलिए तुलसी की पूजा होती है। खैर, तो वो भी एक माना जाता है कि एक किसी जन्म में एक स्त्री थी, देवी थी, लेकिन किसी कारण से उनको जो है विष्णु की पत्नी नहीं बन सकती थी। तो कहीं कि ठीक है, हम पत्नी साक्षात रूप में नहीं बन सकेंगे, लेकिन हम पेड़ के रूप में ही उनकी पत्नी का वो स्थान ग्रहण करेंगे। इसलिए उनको आपका हर घर में लगाया जाता है और पूजा होता है तो उसमें तुलसी का पत्ता जरूर चढ़ता है, ठीक है। तो खैर, मतलब कहने का मतलब है कि हमारे यहाँ माना जाता है कि मनुष्य को 84 करोड़ योनियों में से जन्म लेना पड़ता है, जिसमें एक योनि का जन्म मानव जन्म होता है। 84 करोड़? हाँ, 84 करोड़ जीव हैं तरह तरह के। माना जाएगा आपको वायरस के रूप में भी जन्म एक लेना पड़ेगा, बैक्टीरिया के रूप में जन्म लेना पड़ेगा, और जितने तरह के बैक्टीरिया हैं, जितने तरह के जानवर हैं, जितने तरह के पेड़ पौधे हैं, हर उससे गुजरना पड़ता है। और एक ऐसे में एक बार मिलता है मौका मनुष्य के रूप में जन्म लेने का आत्मा को। ये शास्त्रों में लिखा हुआ है, कई शास्त्रों में है, गरुड़ पुराण में भी है, कई पुराणों में है, कई जगह है। तो ये हमारे धर्म में माना जाता है कि भाई मनुष्य, इसलिए कहा जाता है कि मनुष्य जन्म आपको मिला है तो उसको सार्थक कीजिए अपने कर्मों के द्वारा, क्योंकि जैसा आप इस जन्म में कर्म करेंगे वैसा ही अगला जन्म आपको मिलेगा। ये सब कहा गया है, गीता में भी लिखा गया है। इस समय आप बहुत लालची दुष्ट का वो करेंगे तो अगले जन्म में जाके कुत्ता, लोमड़ी वगैरह यही इसका जन्म मिलेगा, क्योंकि आप वैसा ही कर्म किए हैं। और शायद पिछले जन्म में अच्छा कर्म किए थे तो इस जन्म में आप जो भी पाए उसी अनुसार किस स्थान में आप पैदा हो रहे हैं, किस समाज में कैसे रूप में पैदा हो रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें धर्म में। खैर छोड़ो, अब ठीक है, मानने वाले, देखिए सब श्रद्धा की बात, ठीक है। कोई भगवान मानने से होते हैं तो भगवान है, नहीं मानने से कुछ भी नहीं है, ठीक है। देखिए रियल में हर कोई इस धरती पर तो पुरुष के ही रूप में पैदा हुआ है, आदमी के रूप में, चाहे वो राम हो, कृष्ण हो, चाहे साईं बाबा हो, चाहे बुद्ध हो। अपने कर्मों से उन्हें भगवान का दर्जा मिला, आज उनकी पूजा होती है, भगवान मानते हैं लोग। लेकिन जन्म तो उन्होंने भी मनुष्य रूप में ही लिया था, समझ गए। जितने भी लोग, विष्णु, शंकर, जो भी हैं, सब मनुष्य रूप में ही जन्म लिए। ऐसा नहीं है, जो मैं आपको बड़े अंदर की बात बता रहा हूँ, जो बहुत कम लोग समझते हैं इस बात। कितने ही बड़े विद्वान पंडित हों, नहीं समझते। जन्म सबने अगर लिया तो इस पृथ्वी पर जो भी हम जिसको जानते हैं वो मनुष्य रूप में ही जन्म लिया। शंकर है ना, हिमालय पर रहते थे, पार्वती कहाँ पैदा हुई, हिमालय पर हुई, वहीं शादी हुआ। तो सबने जन्म लिया, लेकिन अपने कर्मों के अनुसार उन्हें जैसा कर्म रहा, आज उन्हें भगवान का दर्जा हासिल है। उन्होंने वैसा अपने जीवन में कर्म किया
कि आज तक पूजा होती है, ठीक है। तो उसी तरह साईं भी थे। चलिए, अपने कर्म से भगवान माना जाता है, जितनी उतने मंदिर बन रहे हैं उनकी पूजा हो रही है। चमत्कार होता है किसी के द्वारा भी अपने, वही बताया, कर्मों से अपने शक्ति मिलती है, चमत्कार मिलता है। बहुत लोग ऐसे होते हैं जितने पुण्य कर्म किए रहते हैं कि उनकी बोली में चमक, जो बोल देते हैं वही सत्य हो जाता है, तो लोग चमत्कार मानते हैं कि अरे भाई तो चमत्कार कर दिए, ठीक है। उनके, क्योंकि उन्होंने अपने आप को उस तरह के जीवन जिया होता है कि उनकी एक एक चीज़ में शक्ति होती है। जो रोज़ झूठ बोलेगा उसकी वाणी में क्या शक्ति होगी? जो रोज़ अपने वाणी को झूठ से खाली वो करता है, उल्टे सीधे चीज़ें बोलता है, तो उसकी वाणी में क्या रहेगा असर? लेकिन जिसने अपनी वाणी को सिद्ध कर रखा है, जिसने गलत चीज़ नहीं बोला है, तो जो बोलेगा वो सत्य हो जाएगा, उसी क्षण सत्य हो जाएगा, उसको कोई टाल नहीं सकता। पहले था कि भगवान ने वचन दे दिया, किसी साधु ने कह दिया, वो बात कभी टल नहीं सकता। क्या श्रवण कुमार के बाप थे, वो क्या करने गए थे कि भाई उन्हें कह दिया दशरथ को भोगोगे, तो भोगे दशरथ, क्योंकि वो ऐसा जीवन, गरीब ब्राह्मण थे लेकिन उन्होंने अपना जीवन अच्छे से जिया था, तो उनकी बात को भगवान भी नहीं काट सकते थे, समझ गए। तो इस तरह से होता है कि गांधारी ने अपने शक्ति अर्जित की थी अपने पति के प्रति करके, कि अपने आप को आंख रहते हुए भी आंख पर पट्टी बांध ली कि नहीं, जब मेरे पति नहीं देख सकते हैं तो मेरा भी धर्म ये कहता है कि मैं उनकी तरह जीऊँ, और अपने आंख पर पट्टी बांध ली शादी के समय से। उसने उनको ताकत दिया था कि जब बेटे पर मुसीबत आए तो उन्होंने कहा कि मैं इसको देखूंगी, पहली बार आंख खोलूंगी और अपने बेटे को वज्र का बना दूंगी कि उसको कोई भी अफेक्ट नहीं कर पाएगा, और बना दी थी। लेकिन दुर्योधन बेचारा अपनी बेवकूफ़ी से, तो ये शक्ति कहाँ से मिलती है? ये शक्ति चमत्कार अपने कर्मों से ही मिलती है, ठीक है। इसीलिए जीवन मिला है, जैसा जो जीवन व्यतीत करता है वैसे उसका आगे फल मिलता है। चलिए, तो ये मैंने ग्रीक में भी पढ़ा बहुत सारे कि वो फ्लावर बन गया, वो ये बन गया, वो बन गया। तो चलिए, कहने का मतलब है कि हर, आपने बोला कि पौधे में, तो हर जीव में आत्मा होती, क्योंकि यही आत्मा आपके अंदर है। आज कल कोई और रूप में हम जन्म लेंगे तो वो उसके अंदर भी आत्मा है, हर जीव के अंदर आत्मा है। और इसीलिए हमारे यहाँ कहते हैं कि आत्मा न मरती है, आत्मा न जीव पैदा होती है न मरती है, बस रूप बदलती रहती है। कभी पेड़ के रूप में जन्म लिया, कभी आदमी के रूप में जन्म लिया, कभी किसी जानवर के रूप में जन्म लिया, ठीक है। खैर, तो चलिए प्लांट्स पर आते हैं कि प्लांट्स को प्रोटेक्शन चाहिए, बिकॉज प्लांट्स आर इमोबाइल, वो मूव नहीं कर सकते हैं, इसलिए उनको ज़्यादा प्रोटेक्शन, क्योंकि उन्हें वही बर्दाश्त करना पड़ता है। ठंड है तो भी वहीं खड़े रहो, गर्मी है तो भी वहीं खड़े रहो। ऐसा नहीं कि ठंड है तो हम लोग चले गए गर्म जगह पर, घुस गए आग के पास जाके रजाई में घुस गए, गर्मी लगी तो पंखा चले आए, बाहर आए गए घूमने, ठंडी जगह चले गए। जानवर का तो होता है, मोबाइल है, लेकिन प्लांट्स जो हैं चूँकि स्थिर हैं, इसलिए उनको एक ज़्यादा लेयर मिला है प्रोटेक्शन के लिए। किस चीज़ से? टेम्परेचर, हाई विंड स्पीड, बहुत तेज़ हवा चलती है वो भी उसको बर्दाश्त करना पड़ता है, नहीं तो टूट के गिर जाना है ज़्यादा हो गया तो। जानवर की तरह नहीं कि कहीं छुप के चले गए, ओट में चले गए। एंड एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर, मॉइस्चर से भी, क्योंकि मॉइस्चर भी क्या है, मॉइस्चर रहेगा तो वो किसी चीज़ को भी गला देता है, पानी रहेगा गला देगा, मॉइस्चर रहेगा गला देगा, तो उससे प्रोटेक्शन के लिए ये इसको सेल वॉल मिलता है। अब समझ में आ गया सेल वॉल क्यों होता है प्लांट्स में, एनिमल्स में इसकी ज़रूरत नहीं होती। दे आर एक्सपोज्ड टू दीज वेरिएशंस बिकॉज दे कैनॉट मूव, ठीक है। वो इन सब जो बदलाव होते हैं अपने आसपास, उनको सहना पड़ता है, क्योंकि वो मूव नहीं कर सकते, जहां है वैसे, ठीक है। आगे है कि फिर क्या लिखा आपने इसका, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म
अब आते हैं साइटोप्लाज्म पर। हमने सेल मेम्ब्रेन के बारे में देख लिया, सेल वॉल समझ लिया, अब है साइटोप्लाज्म। इट इज द जेली लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट बिटवीन द सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस। अब पढ़ चुके हैं कि सेल के अंदर सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में जो जेली लाइक सब्सटेंस होता है, जिसके अंदर हर चीज़ होता है, न्यूक्लियस भी होता है, उसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। वेरियस अदर कंपोनेंट्स और ऑर्गेनेल्स ऑफ सेल्स आर प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म। और सेल के जो दूसरे कंपोनेंट्स होते हैं, जो छोटे पार्ट्स होते हैं, माइनर पार्ट्स होते हैं, मेजर पार्ट तो क्या हो गया, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। माइनर पार्ट बहुत सारे होते हैं, ये सब भी इसी साइटोप्लाज्म में होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, ऑर्गेनेल्स। ऑर्गेनेल्स, व्हाट आर ऑर्गेनेल्स? स्मॉल पार्ट्स ऑफ द सेल, माइनर पार्ट्स ऑफ द सेल। ठीक है, ये ऑर्गेनेल्स क्या क्या हैं, तो कुछ आपको इंपॉर्टेंट जो दिया गया है, पार्ट्स ऑफ सेल। हाँ, सेल के पार्ट होते हैं, कलपुर्जा समझ लीजिए सेल का। ठीक है, पार्ट ऑफ द सेल। हाँ, दीज आर, अब इसमें आपको कुछ के नाम दिए गए हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया होता है जिसको हम कहते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल, क्योंकि यहीं एनर्जी पैदा होती है, यहीं रिएक्शन होता है रेस्पिरेशन में। ये साइटोप्लाज्म के अंदर होता है ना? हाँ, माइटोकॉन्ड्रिया ये सब जैसे तैर रहा है वैसे ही रहता है। साइटोप्लाज्म तो ये जेली हो गया, मैंने बताया ना कि खीर की तरह समझ लीजिए। साइटोप्लाज्म हो गया खीर। अब उस खीर के अंदर कहीं मखाने का टुकड़ा है, कहीं किशमिश है, कहीं इलायची है, कहीं बादाम का टुकड़ा है, कहीं काजू का टुकड़ा है, जो भी कुछ पड़ा हुआ है वो सब, ये सब ऑर्गेनेल्स, समझ गए? खीर के पड़े हुए टुकड़ों की तरह खीर हो गया साइटोप्लाज्म। देख रहे हैं छोटा छोटा जो खीर, उसमें जो ये कुछ कुछ पड़े हुए हैं बड़े बड़े टुकड़े, यहाँ तो हमने एक दो ही टाइप के बनाए हैं, ज़्यादा डिटेल नहीं डाला है। तो ये सब हो गए ऑर्गेनेल्स, जिसमें हो गए माइटोकॉन्ड्रिया, फिर गोल्गी बॉडीज, राइबोसोम्स। ये तीन आपको जानना है, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडीज, राइबोसोम्स। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं, लिख लीजिए, पावर हाउस ऑफ द सेल। पूछ सकता है, बहुत पेटेंट क्वेश्चन है, सैकड़ों बार पूछा गया है, छोटे मोटे से लेके बड़े एग्जाम में। किसको कहते हैं पावर हाउस ऑफ सेल? पावर हाउस मतलब पावर प्लांट की तरह, वहाँ से एनर्जी उसको मिलता है, बिजली मिलता है वहाँ से। माइटोकॉन्ड्रिया, यही रेस्पिरेशन का वो रिएक्शन होता है जो आपने पढ़ा। हाँ, C6H12O6 प्लस O2 गिव्स CO2H2O एनर्जी। ये रिएक्शन जो है माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, उसके द्वारा होता है, इसलिए इसको पावर हाउस, यहीं से एनर्जी मिलता है सेल को। फिर हो गया गोल्गी बॉडी, इसको कहते हैं किचन ऑफ द सेल। ये किचन, खाना बनाने का काम करता है, सेल का फूड बनाता है। तो ये दो आपको हमेशा याद रखना है कि पावर हाउस लिखा देंगे उसका बाद में, अभी ये दोनों, यही दोनों ज़्यादा पूछा जाता है। पावर हाउस किसको कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया। किचन कौन होता है सेल का? खाना पकाने का काम गोल्गी बॉडीज़ का होता है। और तीसरा है राइबोसोम्स। इन तीन पार्ट्स जिनको हम सेल ऑर्गेनेल्स कहते हैं, इसके बारे में बाद में पढ़ेंगे। अब आते हैं न्यूक्लियस पर।
न्यूक्लियस, इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द लिविंग सेल। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है, इसको ऑर्गेनेल नहीं कहते हैं क्योंकि ये मेजर पार्ट है। न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म ये सेल के मेजर पार्ट है। इसके बाद जो माइनर पार्ट उनको हम सेल ऑर्गेनेल्स कहते हैं। ये ऑर्गन्स हो गया एक तरह से सेल का। इट इज़ जनरली स्फेरिकल एंड लोकेटेड इन सेंटर ऑफ द सेल। जनरली इसका आकार गोल होता है और ये सेंटर में ही लोकेटेड होता है। यहाँ भी सेंटर है लेकिन इस तरफ से साइड में, ऐसे तो सेंटर है, इस तरफ प्लांट में थोड़ा साइड में होता है, एनिमल सेल में बिल्कुल बीच में होता है। इट कैन बी स्टेन्ड एंड सीन ईजिली विथ अ माइक्रोस्कोप। इसको आसानी से हम डाई से कलर कर सकते हैं और ऑब्जर्व कर सकते हैं कि अच्छा ये देखिए न्यूक्लियस है सेल का। कलर करने के बाद ही पता चलता है कि हाँ, दिख जाएगा ना अलग से। जब माइक्रोस्कोप से आप देखेंगे तो सेल के अंदर बीच में आपको एक बड़ा गोल धब्बा सा दिख जाएगा जो कलर हो गया है, तो वो आपको दिख गया कि हाँ ये भाई न्यूक्लियस है। तो वो अपने आप कलर हो जाता है। अपने आप नहीं, आप कलर उसको देंगे तब ना कलर होगा, अपने आप कैसे हो जाएगा? तो अच्छा, उसको आप स्टडी देखने के लिए उसमें आप कलर डाला जाता है कोई पर्टिकुलर, वो फिर पूरा न्यूक्लियस को कलर कर देता है तो वो आपको अलग से दिखने लगता है। न्यूक्लियस देखिए, अब यहाँ समझ लीजिए, न्यूक्लियस इज सेपरेटेड फ्रॉम साइटोप्लाज्म बाय अ मेम्ब्रेन कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब ये जो न्यूक्लियस भी जो है, ये इसका भी जो एक है, ये साइटोप्लाज्म से अलग किया हुआ रहता है एक मेम्ब्रेन से। इसको क्या कहते हैं? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये भी तो एक मेम्ब्रेन है जो न्यूक्लियस को साइटोप्लाज्म से अलग किए हुए है, तो इसको कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है। दिस मेम्ब्रेन इज ऑल्सो पोरस। हाँ, ये जो है इसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस का जो बनाया है उसका मेम्ब्रेन जो है उसको लिख लीजिए। वही ये जो रहेगा इधर कर लीजिए इसको। ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। दिस मेम्ब्रेन इज ऑल्सो पोरस एंड अलाउज द मूवमेंट ऑफ मटेरियल्स बिटवीन द साइटोप्लाज्म एंड इनसाइड ऑफ न्यूक्लियस। ये भी मेम्ब्रेन, जिस तरह से सेल मेम्ब्रेन पोरस होता है उसी तरह ये भी पोरस होता है, ताकि न्यूक्लियस के अंदर से साइटोप्लाज्म में कुछ निकल सके या साइटोप्लाज्म से अंदर इसमें जा सके। क्योंकि देखिए न्यूक्लियस है, वहाँ भी अंदर कुछ हैं, ऑर्गेनेल्स हैं या जो भी उसके पार्ट हैं, तो उसमें भी जो है कुछ ना कुछ क्रियाकलाप हो रहा है। जीवित है तो वहाँ भी फूड उसको चाहिए, फूड चाहिए ना, तो फूड उसका कहीं से तो उसको मिलना है, तो इसलिए ये भी मेम्ब्रेन पोरस होता है। यहाँ से अंदर भी कुछ जा सकता है या अंदर से बाहर भी कुछ निकल सकता है। न्यूक्लियस के मेम्ब्रेन्स में भी पोर्स जो होता है, हाँ। वो भी लिक्विड आ जा सकता है। हाँ। जैसे हम लोग स्वेट होते हैं उसी तरह से वहाँ से तो विथ, फिर आगे क्या लिखा है? विथ एडवांस्ड माइक्रोस्कोप वी कैन सी अ स्मॉलर स्फेरिकल बॉडी इन न्यूक्लियस, इट इज कॉल्ड न्यूक्लियोलस। इसके भी अंदर, जैसे न्यूक्लियस है सेल के अंदर, वैसे ही इस न्यूक्लियस के अंदर भी एक हम छोटा सा डेंस स्फेरिकल बॉडी देखते हैं। देखिए जिस तरह ये पूरा सेल है और सेल के अंदर क्या एक दिख रहा है? न्यूक्लियस। उसी तरह न्यूक्लियस के अंदर भी एक सेंटर में स्फेरिकल होता है, उसको कहते हैं न्यूक्लियोलस।
इन एडिशन, इसके अलावा न्यूक्लियोलस के अलावा क्या होता है, इन एडिशन न्यूक्लियस कंटेन्स थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड क्रोमोसोम्स। इसके अंदर जो है ऐसे ऐसे थ्रेड जैसा स्ट्रक्चर भी रहता है। न्यूक्लियस में हाँ, न्यूक्लियस के अंदर धागा जैसा लगता है। से इधर भी धागा जैसा है। हाँ, ये सब इधर बना दिए थे, इधर नहीं बनाए। तो ये जो है धागा जैसा, ये इसको हम क्या कहते हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। These are called chromosomes. Chromosome. एक बार में बना देने से बहुत हौच पौच हो जाता है, इसलिए उसको एक एक करके बता रहे हैं ताकि आपको समझ में आता जाए। तो देखिए, सेल के अंदर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस। सबसे पहले न्यूक्लियर का मेम्ब्रेन। हाँ, न्यूक्लियर के मेम्ब्रेन के बाद है न्यूक्लियोलस। हाँ, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस का न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस। हाँ, EOUS बस हो गया। हाँ, उसके अंदर क्रोमोसोम, उसके अंदर न्यूक्लियस के अंदर साथ में कुछ और थ्रेड जैसे स्ट्रक्चर होते हैं जिनको हम कहते हैं क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स थ्रेड की तरह होते हैं। थ्रेड लाइक याद रखिए, जहां धागे की तरह बात आए, थ्रेड लाइक पूछे कि विच आर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स, क्रोमोसोम। इस तरह से भी पूछ सकता है। डेफिनेट है, क्योंकि इसका आकार हमेशा, अभी तो आपको कुछ नहीं है, हम लोग को तो बिल्कुल इसका सर आकार इस तरह से बनाते थे, और बिल्कुल वो भी सही बनाने बोलते थे। इस तरह से आकार होता है, ऊपर वाला छोटा होता था, नीचे वाला लंबा। उसका पूरा ह्यूमन में कितना क्रोमोसोम होता है उसका पेयरिंग बनाइए, दिखाइए। तो हम लोग ऐसे ही 8 की तरह सिंपल बना देते थे, तो वो कहते थे नहीं गलत है, इस तरह से बनाओ, एग्जैक्ट शेप होता है। ऊपर वाला छोटा होता है, नीचे वाला लंबा होता है। ये सब मेडिकल में आजकल लोग पढ़ते हैं, तो डॉक्टर होते हैं तब भी नहीं बुझाता है बहुत को। तो ये जो है, तो यही क्रोमोसोम्स हैं, ठीक है, जो कि कहाँ होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर। यहाँ आपको छोटा में इसलिए सिंपल थ्रेड जैसा है, इसका जो शेप होता है इस तरह का होता है शेप, ठीक है। तो क्रोमोसोम्स कहाँ होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर। These carry genes and help in inheritance or transfer of characters from the parents to the offspring. इन्हीं क्रोमोसोम्स के जो पार्ट्स अंदर होते हैं, पार्ट होते हैं, इनको कहते हैं जीन्स। क्रोमोसोम का जो पार्ट होता है इस, हाँ, उसके अंदर जीन होता है, यही काम करता है। और यही जो है जीन्स, हाँ, सबके अंदर, सबके अंदर होता है। यही क्रोमोसोम, क्रोमोसोम और उसके अंदर जीन जो हैं, ये हर बैक्टीरिया, हर प्लांट, हर फंजाई, हर शेर, बाघ, चीता, आदमी, सबके अंदर रहता है। और यही गुणों को पेरेंट से चाइल्ड में ट्रांसफर करने का काम करता है, जो जीन होता है। क्रोमोसोम तय करते हैं कि जो ऑफस्प्रिंग है वो कैसा होगा। क्रोमोसोम, यही क्रोमोसोम तय करते हैं कि बेटा पैदा होगा कि बेटी। XY क्या होता है? हाँ, वही बता रहे हैं, बताएंगे। क्या करें? यही जो क्रोमोसोम होता है, तो ह्यूमंस में ऐसे 23 पेयर होते हैं, टोटल 23 पेयर। इनमें पेयर्स की बात कही जाती है, जोड़े की बात कही जाती है। हाँ, किसी भी ह्यूमंस में 23 पेयर्स होते हैं। तो 22 पेयर्स जो होते हैं वो तो बाकी चीज़ें तय करते हैं कि आँख कैसा होगा, बाल कैसा होगा, स्किन कैसा होगा, ग्रोथ कैसा होगा, लंबा होगा कि नाटा होगा, बहुत सारी चीज़ तय करता है। एक पेयर जो 23वां पेयर होता है, लास्ट पेयर,
वो जेंडर डिटरमिन करता है, सेक्स डिटरमिन करता है, वेदर ही विल बी ए मेल और फीमेल। उस 23rd पेयर जो होता है उसमें क्या होता है कि एक्स और वाई ये दो तरह के क्रोमोसोम होते हैं। और उसमें सबसे लास्ट 23वां पेयर जो होता है, इस तरह से पेयर होता है 46 टोटल होता है। जोड़ा में एक पेयर, मतलब एक पेयर में दो, तो 23 पेयर टोटल हुआ। 23 पेयर हो गया, तो 22 पेयर जो है इसको हटा दीजिए। वो तो बाकी चीज के लिए हो गया शरीर का। ये लास्ट वाला पेयर, 23वां जो पेयर। अंतिम का पेयर है ये जो है एक एक्स होता है एक वाई होता है, ये मेल में होता है कि फीमेल? बता रहे हैं। तो फीमेल में जो होता है वो सिर्फ एक्स होता है, फीमेल में केवल एक्स ही रहता है। हाँ एक्स ही रहता है, हाँ 23वां पेयर जोड़ा में जो रहता है वो केवल एक्स ही रहता है। एक्स ही रहता है, या शायद इसमें एक्स रहता है या वाई, इसमें हमको कंफ्यूजन है, नेट पे अभी देख लेंगे, देखना पड़ेगा। अभी देख लेंगे। हाँ उसमें, हाँ देखिए सर, अच्छा रुकिए, एक मिनट आ जाएगा। खोलिए देख लेते हैं, जो आप पूछ रहे हैं तो बता देते हैं। ये कैसे क्वेश्चन पूछा? डालिए ना, क्रोमोसोम्स इन फीमेल्स, सेक्स क्रोमोसोम्स इन फीमेल, या खाली सेक्स क्रोमोसोम्स डाल दीजिए। अभी चलिए हमें सेक्स क्रोमोसोम्स इन फीमेल, एक्स एंड वाई। दिखाई नहीं ठीक से हमको देख लिखा ना, फीमेल्स हैव 2x क्रोमोसोम्स, वही हम देखिए सही बोल रहे थे, गलत नहीं निकलेगा ना, क्योंकि देखिए गलत चीज़ गया ही नहीं है अंदर, तो बिना सोचे कंफर्म नहीं है फिर भी सही निकलेगा, क्योंकि गलत हमने लिया ही नहीं। तो यही देखिए जो लिखा है ना कि फीमेल्स हैव 2x क्रोमोसोम्स, मेल्स हैव 1x एंड 1y क्रोमोसोम, देखिए लिखा हुआ है। तो बोले हमको डाउट, फिर भी हम इसलिए बोले कि देखिए हम कॉशियस हैं कि आपको गलत नहीं बता दें, क्योंकि बैठ जाएगा आपके दिमाग में, लेकिन हाँ ये हम जानते हैं कि गलत निकलेगा नहीं। लेडीज लोग को दोष दिया जाता है। हाँ यही हम आपको समझाना चाह रहे थे, बेटी हो गया, बेटी यही समझाना चाह रहे थे कि देखिए क्या होता है कि फीमेल्स का ये जो ये सेक्स क्रोमोसोम्स या जेंडर सेक्स ही क्रोमोसोम कहते हैं कॉमनली, यही तय करते हैं कि अगला जो संतान है वो क्या होगा, वो उसका जेंडर क्या होगा, मेल होगा या फीमेल होगा। तो ये सेक्स क्रोमोसोम्स महिलाओं में एक ही तरह के होते हैं, एक्स और एक्स जो पेयर है दोनों एक्स होता है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ना है, महिला का इसमें कोई योगदान नहीं। पुरुष में एक एक्स होता है और एक वाई होता है, दोनों होता है, समझ गए। अब जब दोनों का फर्टिलाइजेशन होता है सेल का रिप्रोडक्शन के बाद, तो उसमें ये अब होता है कि कैसे जुड़े दोनों, यानी अब इसका जोड़ा बनेगा, समझ गए। एक इधर से आएगा एक इधर से आएगा, यानी एक का ये ऊपर वाला हिस्सा आता है, एक का नीचे वाला हिस्सा, इस तरह से आता है, हाँ, और आपस में जुड़ता है। तो कैसे जुड़ा, अब ये देखिए, इसको मिटाएं तो रखना है अभी। देखिए यहाँ से आया x और x,
ये तो महिला का तो कोई फर्क पड़ना नहीं है, हाँ एक्स ही है दोनों। पुरुष में जो है एक है एक्स और एक है वाई, हाँ ठीक है। अब कैसे जुड़ा कि ये जुड़ा ऐसे कि ये जुड़ा ऐसे, इसलिए तो पेयर में है ना, एक्स एक्स। हाँ इसलिए तो पेयर में है, एक तो जुड़ के पेयर बनेगा ना। देखिए जगह इसको मिटाना पड़ जाएगा। अच्छा चलिए ऊपर यहाँ समझिए। तो उस वैक्यूल्स में बनाइए ना। हाँ तो उस वैक्यूल्स में जगह है पूरा। देखिए 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 यहीं पे देख लीजिए, ये हो गया x और x ये तो फिर जगह हो गया। प्लस यहाँ आ गया मेल का एक x और एक y। तो मेल के एक पेयर में एक इधर से आएगा एक इधर से आएगा और एक पेयर बना देगा। ये जो 23वां पेयर है, ये हाँ, हाँ। मेल का 23वां पेयर है, ये फीमेल का 23वां। हाँ ये फीमेल का है, ये मेल का है। पेयर में है, 2 हो गया। हाँ अच्छा ठीक, वो तो दोनों में से एक एक आता है। अच्छा दोनों पेयर में एक एक आएगा। इससे भी एक ही आएगा। हाँ जैसे ये जोड़ा है, ये जोड़ा। हाँ तो इसमें से मतलब एक ही आएगा, एक ही और हाँ मिल जाएगा। एक आएगा पुरुष की तरफ से, एक आएगा महिला की तरफ से, अच्छा एक ही आता है। अच्छा, और दोनों मिलके पेयर बन गया। अच्छा अच्छा अच्छा। समझ गए? तो इस तरह से इसका भी पेयर बनता है। हाँ तो अब इधर से तो कोई फर्क नहीं, इधर से तो एक्स ही आना है, इधर से तो कोई फर्क नहीं है। हाँ आ जाइए। हाँ ये तो फिक्स हो गया। अब पुरुष का कौन सा आया, कोई एक ही जाएगा, या हाँ, फिर ये जाएगा या फिर ये जाएगा। अगर ये आ गया तो दोनों एक्स हो गया तो क्या हो जाएगा, फीमेल हो जाएगी। बच्चा जो है वो फीमेल पैदा होगा। और पुरुष की तरफ से ये वाला आ गया, वाई आ गया, तो ये क्या हो गया, मेल हो गया। ये पेयर, ये पेयर नहीं है 23वां। हाँ ये पुरुष, लेकिन एक ही हाँ, छोड़, इस जोड़ा में से भी कोई एक ही एक ही आएगा। एक ही आएगा, दोनों नहीं हाँ आ दोनों नहीं आएगा, एक आएगा। एक और एक आके वो अपना पेयर बनाते हैं। तो इसमें हम लोग, हालांकि समाज ऐसा है कि महिलाओं को ही ब्लेम करता है, ठीक है, कि भाई बच्ची हुई या बच्चा हुआ जो भी हुआ, प्रोफेसर सब ठीक है। हाँ प्रोफेसर क्या करिएगा, सही बात है। क्या करिएगा। तो ये है कि इसमें महिला, एक क्रोमोसोम आता है पुरुष की तरफ से, एक क्रोमोसोम आता है महिला की तरफ से, ठीक है। दोनों मिलके पेयर बनाते हैं और वो फिर बच्चे का बताते हैं। ये नेचुरल है, नेचुरल है, हैं? किया जा सकता है, लेकिन बहुत खर्च उसमें पड़ता है, होता है। जैसे अभी देखिए, अभी जितना भी सुनिए, बता रहे हैं IVF जैसे हो रहा है। IVF सुने हैं नाम? IVF में बता रहे हैं IVF में क्या होता है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कहते हैं। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन यानी जो फर्टिलाइजेशन होता है, जिस समय ये सेल कंबाइन करते हैं मेल फीमेल, वो हमारे कंट्रोल में, हमारे लेबोरेटरी में होता है। जो नॉर्मली महिलाओं के शरीर के अंदर होता है फर्टिलाइजेशन, और उसका बीज तैयार होता है, अंडा तैयार होता है, फिर वो फीटस बनता है, फिर बच्चा ग्रो करता है, वो लैब में किया जाता है। होता है, ठीक है। दोनों का ले लिया जाता है सैंपल और उसका फर्टिलाइजेशन करा दिया जाता है। तो वहाँ ये चीज़ कंट्रोल करके होता है कि आपको क्या जेंडर चाहिए। तो जैसे आजकल IVF लैब्स में ये चल रहा है, हालांकि हमको ये नहीं कहना चाहिए, रिकॉर्डिंग हो रहा है ऑनलाइन, तो उसमें आपको जनरली जो आजकल चल रहा है ट्रेंड की, साथ में वो एक जोड़ा बच्चा देते हैं, एक मेल और एक फीमेल, दोनों हो जाता है, जुड़वा बच्चे करते हैं, ठीक है। तो वो इस तरह से फर्टिलाइजेशन उसका करते हैं, मॉनिटर कंट्रोल्ड वे में, कि जुड़वा हो जाए और एक मेल हो जाए। हालांकि आप उसको करवा सकते हैं कि दोनों हमें मेल ही चाहिए,
हाँ, हमें जनरली इसलिए करवाते हैं लोग कि एक बार में ही 2 बच्चे हो जाते हैं। हाँ, ठीक है, बहुत खर्च का और बहुत जोखिम वाला भी चीज़ होता है, आसान नहीं होता बहुत उसमें। हाँ, एक ही जैसा करना है, लेकिन जनरली कर लेते हैं कि इसलिए उसमें हमको भाई 2 बार का, फिर 2 बार का प्रेगनेंसी होगा, पूरा 2 साल समय उसमें जाएगा, उतना जोखिम होता है, देख रेख होता है, बहुत मेहनत का काम होता है, महिलाओं के लिए भी पुरुषों के लिए भी देख रेख करना पड़ता है। बहुत बार ख़राब हो जाता है तो फिर परेशानी हो जाता है महिलाओं। अभी देखिए यही एक रहती, इसकी बहन थी, पीछे रहती थी किराएदार, उसको 2-3 बार हो के मिसकैरेज होके, और उसको मिसकैरेज हो जाता था, ख़राब हो जाता था, उसके बाद देखिए उसको नहीं नॉर्मल ही, तो क्या था कुछ ख़राब हो जाता, उसको बताया नहीं थे आपको कि उसको उसका लाश भी नहीं मिला, नहीं मिला, जला दिया, क्या किया पता नहीं। तो ये सब प्रॉब्लम्स बहुत जोखिम वाला चीज़ होता है, आसान नहीं होता है, और पैसा भी काफ़ी लगता है इस वजह से। और यहाँ के एक नामी डॉक्टर हैं जिनको पोता एक एक्सपायर कर गया था। हाँ, अच्छा उम्र में, मतलब 14-15, नहीं उतना नहीं, जवान ही था। तो फिर से उन्होंने IVF करवाया है और 3 बच्चे एक साथ करवाए। यहाँ की सबसे नामी डॉक्टर हैं। नहीं, पेन तो होता है थोड़ा प्रोसीजरल, वो तो होता है, इंजेक्शन बहुत लेना है, ये करना है, वो तो सब में तो होता ही है। तो 3 बच्चे एक साथ करवाएं, यहीं की सबसे नामी डॉक्टर है। ठीक है, अब आप समझ जाइएगा इससे किसकी बात करें। हाँ, उनको अभी पुरस्कार भी मिला, पद्मश्री, पद्म भूषण वगैरह। हाँ, नहीं ठीक, लेडी डॉक्टर। हाँ, तो वो और तीनों जो हैं वो 2 मेल है, 1 फीमेल है, इस तरह का। हाँ, करवाए एक साथ। तो कहने का मतलब है कि ये अब जेनेटिक इंजीनियरिंग यही है। जेनेटिक इंजीनियरिंग बहुत आज से 20 साल 25 साल पहले बहुत जिसका नाम हुआ कि जेनेटिक इंजीनियरिंग, तो यही है कि जीन्स का उसमें इंजीनियरिंग कंट्रोल कर सकते हैं। और आज वो देखिए टेक्निक आज कॉमन हो गया है और बहुत खर्चीला नहीं है, ऐसा नहीं कि बहुत खर्चीला है, आम आदमी उसको इजीली अफोर्ड कर सकता है। ठीक है, तो वहाँ क्या यही है कि उसमें हम कंट्रोल वे में फर्टिलाइजेशन करते हैं। कौन सा, क्योंकि वहाँ आप सेलेक्ट खुद करते हैं। ये क्या है, अपने आप जो होता है उसमें तो नेचुरल है, कौन सा हो गया, आपस में कौन दोनों मिल गया, ये दोनों मिल गया कि ये दोनों मिल गया, वो तो भगवान पर है, नेचुरल जब छोड़ दिया है। तो जब हम उसको अपने कंट्रोल में लैब में करते हैं तो वहाँ हम सेलेक्ट करके एक का एक्स ले लेते हैं, का वाई, इस तरह से करते हैं कि उससे हमें जो चाहिए। लेकिन क्योंकि आप जानते हैं कि यहाँ आप पहले जेंडर नहीं बता सकते हैं, इलीगल है ये सब, न चेक कर सकते हैं बर्थ के पहले। ठीक है, इलीगल नहीं, वो सब अलग बात है, लेकिन इलीगल है। तो खैर, मैं समझाने का जो क्या था मकसद आप समझ गए। सेक्स क्रोमोसोम्स महिलाओं में X और X होते हैं, पुरुषों में X और Y होते हैं। ये दोनों में से एक एक क्रोमोसोम मिलके जो पेयर बनता है वो बताता है कि संतान जो है, जो ऑफस्प्रिंग होगा उसका क्या जेंडर होगा। तो अगर X और X इधर से भी, इधर से तो X ही रहेगा हमेशा महिला की तरफ से, तो महिलाओं पर इसलिए, हाँ, महिलाओं को ब्लेम करना इसमें बेवकूफ़ी है। पुरुष का X क्रोमोसोम गया कि Y क्रोमोसोम गया, खान पान से भी XY में फर्क पड़ता है। खान पान से फर्क पड़ता है और उसके क्वालिटी पर डिपेंड करता है, उसका क्वालिटी। अच्छा, दूसरी बात इसमें क्या होता है, तो देखिए जीन समझ में आ गया। ये जो हैं क्रोमोसोम्स हैं, इनके अंदर जीन होते हैं। ठीक है, अब उसमें छोड़ दीजिए जीन के, उस बहुत एडवांस्ड वो है स्टडी। तो ये जो है 23वां पेयर, देखिए ध्यान रखना है, 23वां पेयर जो होता है वो सेक्स डिटरमिन करता है, जेंडर डिटरमिन करता है कि लिंग क्या होगा, पुल्लिंग होगा कि स्त्रीलिंग होगा जो बच्चा है, जेंडर फीमेल होगा या मेल होगा। महिलाओं में दोनों एक्स ही होते हैं, एक ही तरह के होते हैं, तो उसमें से तो कोई बदलाव पॉसिबल ही नहीं। जो बदलाव होगा वो पुरुष के तरफ। अब इसी में
जो आपने कहा कि सर खान पान ये सब का फर्क पड़ता है। जब एक्स वाई जो यहाँ पेयर बना फाइनली, अब उसमें किसका क्रोमोसोम ज़्यादा ताकतवर है, ज़्यादा हेल्दी है, ज़्यादा हावी है, वो डिटरमिन करता है कि बच्चे में किस पेरेंट के गुण आएंगे। बच्चा अपने फादर की तरह दिखेगा कि मदर की तरह दिखेगा, बच्चा फादर की तरह लंबा होगा कि मदर की तरह कम हाइट वाला होगा, बच्चा फादर की तरह गोरा होगा कि मदर की तरह होगा, मतलब जो भी है। तो वो होता है कि किसमें कौन सा जीन डोमिनेंट जीन इसको कहते हैं, कौन डोमिनेंट है। तो इसी वजह से किसी बच्चे की शक्ल फादर पे चली जाती है, किसी बच्चे की शक्ल मदर पे। और ये जरूरी नहीं है कि बेटा होगा तो फादर पर ही जाएगा, बहुत से बेटों में माँ की शक्ल आ जाती है और बेटियों में फादर की शक्ल आ जाती है, यानी फादर से सिमिलैरिटी आ जाता है, शक्ल पूरा नहीं आता लेकिन सिमिलैरिटी होगा, दोनों का मिक्सचर। लेकिन इसमें भी आप देखते हैं कोई कोई बहुत ज़्यादा अपने फादर से रिजेंबल करता है, लगता है कि बिल्कुल फादर का ही कॉपी एक तरह से। तो वहाँ क्या होता है कि फादर का जीन बहुत ज़्यादा डोमिनेंट होता है, तो इस वजह से पूरा का पूरा दम लगता है कि बाप बेटे कार्बन कॉपी लगते हैं भाई, दम चेहरा हर चीज़, नाक वाक आँख कान सब मिलता है। और कई जगह होता है कि भाई मदर की तरह है या दोनों का ही कंबाइंड है कि आँख आया उसकी तरह फादर की तरह, तो नाक आ गया मदर की तरह, मुंह आ गया फादर की तरह, तो कान अलग कलर हो गया माँ की तरह। तो ये सब जो है ये इन्हीं क्रोमोसोम से सब तय होता है। 23 क्रोमोसोम जो हैं पेयर, ये एक एक चीज़ तय करते हैं बच्चे का, उसका रंग कैसा होगा, उसका रूप कैसा, उसका नाक कैसा होगा, उसका बाल कैसा होगा, उसका आँख कैसा होगा, उसका कान कैसा होगा, उसका हाइट कितना होगा, उसका दिमाग कैसा होगा। कोई कहता है अरे बच्चे की तरह तेज है, एक कहता है अरे माँ इसकी बड़ी तेज थी लेकिन बच्चा तेज है। तो हर चीज़, और साथ ही साथ बहुत सारी चीज़ इसमें बीमारियां भी होती हैं। जो मदर फादर को बीमारी होगी तो कुछ जेनेटिक डिजीज तो वो भी जाते हैं, तो वो भी इन्हीं के थ्रू आते हैं कि बीमारी ये भी उसमें रहेगा, तो हर चीज़ आएगा। समझ गए? तो हाँ 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 सब चीज़, जैसे हम लोग में है कि बाल सफ़ेद जल्दी होना, जेनेटिक है हम लोग का। तो सारे, क्योंकि हमारे फादर को, तो हम लोग को, सबको, भाई बहन जितने हैं सबको बहुत जल्दी वाइट हो गया बाल। तो ये सब भी सारी चीज़, और इसमें जेनेटिक इंजीनियरिंग में होता है कि बहुत सारी चीज़ को बदला जा सकता है। ठीक है कि हाँ फादर में ये बीमारी थी, वो चाहते हैं कि बच्चे को ना हो ये बीमारी आगे, तो वो ठीक किया जाता है जेनेटिक इंजीनियरिंग का। तो जीन आप समझ गए। क्रोमोसोम कहाँ होता है? न्यूक्लियस के अंदर। हाँ, और ये क्रोमोसोम्स ही जो हैं, ये जो है क्वालिटीज़, ये ट्रेट्स, वर्ड आएगा कहीं ट्रेट लिखा हुआ, कहीं क्वालिटी, कहीं कैरेक्टरिस्टिक्स, ये ट्रांसफ़र करने का। तो देखिए क्या लिखा आपने कि क्रोमोसोम्स थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, पहले तो है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होगा, क्या होगा? क्रोमोसोम। दीज कैरी जीन्स एंड हेल्प इन इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस का मतलब एक पीढ़ी से दूसरे तरफ जाना, दूसरी पीढ़ी में हाँ जाना, और ट्रांसफ़र ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। लिख ही दिया है, ट्रांसफ़र ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, यानी जो माता पिता हैं उनसे जो है संतान में गुणों का आना। ठीक है, तो क्रोमोसोम का क्या रोल होता है समझ में आ गया होगा, मैंने बहुत अच्छे से आपको समझा दिया। क्रोमोसोम्स जो होते हैं ये पेरेंट्स से उसके ऑफस्प्रिंग में क्वालिटीज़, जो ऑफस्प्रिंग कैसा होगा उसकी क्वालिटीज़ ये सारे 23 मिलके तय करते हैं। एक एक चीज़ इन्हीं में वो इन्फॉर्मेशन होता है कि आगे जो बच्चा ग्रो करेगा पेट में और पैदा होगा
बहुत सारे होते हैं, पैदा होते हैं बाद में चेंज हो जाते हैं। पैदा होते हैं बहुत सांवले, धीरे धीरे उनका रंग बहुत साफ हो जाता है, गोरे हो जाते हैं। वो भी होता है कि भाई पैदा होगा सांवला फादर की तरह, लेकिन 1-2 साल बाद 5 साल बाद फिर साफ हो जाएगा उसका रंग मदर की तरह। तो ये सब प्रोग्रामिंग कहाँ रहती है? क्रोमोसोम्स में। लंबा हो जाएगा, फादर नाटे हैं और बेटा हो गया लंबा 6 फीट का। कैसे? क्योंकि माँ के साइड का जो फैमिली था उसमें सब लंबे थे। ठीक है? हाँ, नाना पर भी होता है, नाना और बाबा का भी कैरेक्टर बहुत आता है पोता में। नाना या फिर दादा। हाँ हाँ, नाना या दादा या बाबा जो कहिए, जहाँ हम लोग बाबा का। मदर के पीढ़ी का हाँ हाँ जरूरी नहीं कि हाँ, नहीं है। जैसे देखिए बहुत सारा हम लोग एक हैं बच्ची है तो उसका मामू का नाक आ गया है, मतलब मदर का भी नहीं है, फादर का भी नहीं, मतलब बहुत दूर, मतलब फादर के मामू का। एक बात पूछ रहे थे। हाँ तो बच्चे का जब दिमाग होता है, हाँ, मदर के पे जाता है क्या? मतलब कि जो संस्कार होता है ज्यादातर जीन में हम देखिए देखिए दोनों का जाता है। फील्ड में हम लोग बहुत सुने हैं गाँव में, हमारे फादर भी बोलते हैं कि जब भी शादी में तो लड़की को देख के ही शादी कर देना चाहिए, क्योंकि पूरा संस्कार हम लोग को पता है। हाँ, नेचुरल बात है ना। पढ़े लिखे वालों से पहले संस्कार अगर उसका हाँ उसका पीढ़ी जनरेशन अगर ठीक है, हाँ तभी देख के इस तरह से बोलते हैं। हाँ, इसीलिए क्योंकि उसका मामा को भाई भाई बच्चे रहता को है, कैरी तो पेट में माँ ही ना करती है। मतलब कि पूरा जीन का इफेक्ट आ जाता है। हाँ, और आगे उसका लालन पालन जो है वो भी माँ करती है। फादर तो जनरली बाहर रहते हैं, अपना काम धाम करने में व्यस्त रहा। अगर मदर काफी तेज है और अच्छा हाँ, संस्कार है तो हाँ, पूरा उसका जीन का इफेक्ट, हाँ, नस्ल का इफेक्ट आ हाँ, जाता है हाँ, बच्चा पर। अगर यही मदर बदमाश हाँ, टाइप की है, हाँ, अगर इतना संस्कार चलिए। परिवार से है, तो बच्चा ये आजकल लफड़ों हाँ वही सब हाँ करता है। हाँ, जितना वो तो उनका इस है, हाँ, इससे जो है इसीलिए कह रहे हैं कि मतलब देखिए दोनों का होता है, ऐसा नहीं है। ज्यादातर हाँ ये हम देखे हैं, हाँ लड़की की शादी आदमी सब बोलता है गाँव हाँ, में, इसीलिए कहा होता है, लड़की देखा को देख जाता है। के, घर को देख के अच्छे से भी किस तरह की कर शादी करेंगे। ठीक कहते हैं। तो ये सही बात हम बोल रहे हैं। हाँ बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात है। तो इसीलिए जो हाँ कैरेक्टर्स जो हैं वो दूर 2 पीढ़ी तक आते हैं, कम से कम। मतलब होता है कि कोई आप देखेंगे कोई बच्चा जो है उसका चेहरा न तो माँ की तरह न बाप की तरह, किसकी तरह, तो पता अपने दादा की तरह है, या अपने नाना की तरह हो गया, या अपने मामा की तरह हो गया, होता है। तो क्योंकि दोनों साइड का, और कौन सा कब इसमें कई जनरेशन तक जीन एक्टिव रहता है। जैसे आपका जनरली नहीं है कि किसी एक बच्चे का है तो उसके खाली पेरेंट्स का ही जीन का कैरेक्टर एक्टिव रहेगा, बल्कि उसके पेरेंट्स का जो था, क्योंकि उनका भी तो उनके पेरेंट में आया था भाई, आपके मदर फादर में उनके मदर फादर का आया था, तो वो तो उनमें था ही ना प्रेजेंट। तो हो सकता है कि वो आज भी एक्टिव है, समझ गए। तो जैसे एक है तो सो कहती कि मेरा जो है न तो माँ की तरह है न फादर, किसकी तरह चला गया भाई, तो खो जाता है कि अरे किसकी तरह हो गया, तो पता चलता है कि भाई फादर के कोई माँ की तरफ, नानी साइड से किसी का था वैसा, वो आ गया। तो मतलब कहने का मतलब 2-3 पीढ़ियों तक ये एक्टिव रहते हैं, ठीक है। और वो डिपेंड करता है कि वो आपके फूड पर डिपेंड करता है, आपने कैसा लाइफ, आपने हेल्दी रहे क्या, ठीक है। हाँ, तो उसके अनुसार देखिए सीधी बात है, जो हेल्दी रहेगा उसका ज़्यादा समय तक सरवाइव करेगा, जो कमज़ोर है तो उसका अपने ही जीवन में असर खत्म हो जाएगा, सीधा बात है। तो समझ में आ गया ट्रांसफ़र की। अब बाल हैं कैसे हैं, मदर पर हैं, फादर पर हैं, कि उनके मदर फादर पर हैं, या किस पर हैं। तो एक एक चीज़ जो होता है ये इसी में इंफॉर्मेशन होता है, क्रोमोसोम्स में, कि जो ऑफस्प्रिंग है वो कैसा होगा, और उसी अनुसार उसका ग्रोथ शुरू होता है फीटस से। जब बच्चा एम्ब्रायो होता है वहाँ से उसका ग्रोथ शुरू होता है। तो ये जो है आपका वहाँ आपका उसमें इंफॉर्मेशन जैसा क्रोमोसोम्स में रहता है
उसी अनुसार वो ग्रो करता चला जाता है। द क्रोमोजोम्स कैन बी सीन ओनली व्हेन द सेल डिवाइड्स, और ये क्रोमोजोम को पहले नहीं देख पाते हैं, जिस समय इनका फर्टिलाइजेशन होता है उस समय सेल डिवाइड होता है, उसी समय ये नजर आते हैं, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर है, कैसे देखिएगा उसको, समझ गए। तो उसको लेकिन अब बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी आ चुकी है, तो अब उसमें हम लोग काफ़ी कुछ, जैसे समझिए कि अब छोटे मोटे से पटना जैसे शहर में भी इतना सारा आ चुका है और आम हो चुका है, ठीक है, तो उसमें वो लोग ऐसा करते हैं, होता है। आगे क्या लिखें इसके बाद? अच्छा, हाँ, अच्छा, हाँ, न्यूक्लियस, हाँ कुछ दो, न्यूक्लियस इन एडिशन टू इट्स रोल इन इनहेरिटेंस एक्ट्स एज कंट्रोल सेंटर ऑफ एक्टिविटीज ऑफ द सेल। अब आपने देखा कि न्यूक्लियस में एक तो है क्रोमोसोम्स, जो कि उसका इनहेरिटेंस में मदद करता है कि कैसे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाएगा कैरेक्टरिस्टिक्स, साथ ही साथ ये कंट्रोल सेंटर की तरह काम करता है, कंट्रोल सेंटर, हाँ हाँ। तो सेल का कंट्रोल सेंटर क्या होता है? न्यूक्लियस। हाँ, कल देखिए क्वेश्चन इसी पर डाउट किया पड़ा है, टीचर एग्जाम में आया था कि भाई कंट्रोल यूनिट जो होता है सीपीयू के अंदर, वो कैसे कंट्रोल करता है? वो दिमाग होता है, सीपीयू आप जानते हैं, सीपीयू के अंदर भी एक होता है कंट्रोल यूनिट, ठीक है, हाँ, लेकिन उसके अंदर नहीं जानते हैं। तो कंट्रोल यूनिट होता है जो कि कंट्रोल करता है बाकी सारे पार्ट्स को कंप्यूटर के। तो उसको कैसे कंट्रोल करता है? कंट्रोल सिग्नल्स के द्वारा। इस क्वेश्चन पे आंसर गलत दिया हुआ था बीपीएससी ने, उसको किए हैं, ऑब्जेक्शन किए। तो जैसे कंप्यूटर का सीपीयू होता है, ब्रेन होता है, हर चीज़ को कंट्रोल करता है, और उसके अंदर भी कंट्रोल यूनिट होता है जो कंट्रोल करता है। पूरा सीपीयू नहीं, सीपीयू में तो बहुत सारा चीज़ होता है। सीपीयू में आपका डीवीडी राइटर भी रहता है, सीपीयू प्रोसेसर भी रहता है, सीपीयू में बहुत सारा चीज़ सब रहता है। लेकिन उसके अंदर का जो कंट्रोल यूनिट होता है, जैसे हमारे माइंड जो ब्रेन है हमारा, तो सिर में तो बहुत सारा चीज़ होता है, लेकिन सिर के अंदर भी जो ब्रेन है, समझ गए, वो कंट्रोल करता है हमारे पूरे बॉडी को। माइंड एक अलग तरह का शब्द है जो कि साइकोलॉजी में यूज करते हैं, ठीक है। मन, हाँ मन, तो मन अलग चीज होता है, ब्रेन अलग चीज होता है। ब्रेन वर्ड साइकोलॉजी में माइंड यूज करते हैं और उसका मतलब बहुत ही अलग है, कॉम्प्लिकेटेड है, आप नहीं समझ पाइएगा। ब्रेन की जो बात है कि जो साइंस में हम पढ़ते हैं विच कंट्रोल्स आवर बॉडी, उसी तरह इसका ब्रेन जो है ये न्यूक्लियस, ये कंट्रोल करता है पूरे सेल को। सेल को क्या करना है, कब खाना है, कब पीना है, कब क्या करना है। द एंटायर कंटेंट ऑफ लिविंग सेल इज नोन एज प्रोटोप्लाज्म। और सेल के अंदर जितनी भी जीवित चीज़ें होती हैं, एक सेल के अंदर जितना भी जीवित पदार्थ होता है, उन सब को हम बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। तो बेसिकली पहले जो पढ़ते थे हम लोग, सेल का क्या होता है, किससे कैसे बना होता है, तो साइटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म नॉन लिविंग, प्रोटोप्लाज्म लिविंग। पहले हम लोग क्या पढ़ते थे, सेल इक्वल्स साइटोप्लाज्म प्लस प्रोटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म हो गया जो ये सब पानी वानी मिनरल्स जो अंदर हो गया, जेली लाइक सब्सटेंस साइटोप्लाज्म। उसके अंदर जितनी भी जीवित चीज़ें हैं, सारे पार्ट, न्यूक्लियस, ऑर्गेनेल्स, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, ये सब वैक्यूल पैक्यूल जो भी सब है, ये सब हो गए प्रोटोप्लाज्म। तो इनको कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। इट इंक्लूड्स द साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस, इसमें सारी चीज़ें आ जाती हैं। प्रोटोप्लाज्म इज कॉल्ड द लिविंग सब्सटेंस ऑफ सेल। तो इसको आप खाली याद कर लीजिएगा, पूछेगा अगर कभी कि द लिविंग सब्सटेंस ऑफ सेल इज कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म। ये डेफिनेशन आपको 2 लाइन का याद कर लेना, ठीक है। वैक्यूल हो गया साइटोप्लाज्म। सारा चीज जो मेम्ब्रेन के अंदर है, जीवित चीज,
जो भी कुछ आप यहाँ देख रहे हैं वो सब मिलके हो गया प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, वैक्यूल भी होगा, सब वैक्यूल सब कुछ टोटल हाँ। अंदर के पार्ट तो प्रोटोप्लाज्म। अब हाँ आगे क्या लिखे इसमें, अब ये जीन जीन, चलिए जीन देखते हैं। जीन, जीन इज अ यू, हाँ प्रोटोप्लाज्म इज कॉल्ड द लिविंग सेंस ऑफ, उसको अंडरलाइन कर लीजिए, उसको लिविंग सब्सटेंस इनसाइड ऑफ द सेल, इनसाइड हम नहीं लिखे हैं सर, इनसाइड की जरूरत नहीं है, ऑफ द सेल। लिविंग सब्सटेंस ऑफ द सेल। सेल के अंदर जो भी कुछ जीवित चीज है वो सब, उसको एक साथ हम बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, अब आते हैं जीन पर। जीन इज अ यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। जीन वही क्रोमोसोम। हाँ, जीन जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म में, यानी जीवित जो भी जीव हैं उनमें यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस का एक यूनिट होता है, यानी कि गुणों को ट्रांसफर करने का एक यूनिट होता है, एक इकाई होता है, यानी इस तरह से एक चीज होता है। तो एक जीन में एक गुण होता है, एक जीन में एक गुण होता है। तो जो गुण हैं वो गुण ट्रांसफर होंगे, कैसे ट्रांसफर होते हैं? जीन के माध्यम से होते हैं। बहुत सारे जीन होते हैं, समझ गए? और हर जीन में एक गुण होता है, कोई भी गुण हो सकता है। जैसे आपकी नाक कैसी हो, अब नाक में भी एक चीज नहीं है, नाक लंबी होगी कि छोटी होगी, चपटी होगी कि उठी हुई होगी, गोल होगी कि पॉइंटेड होगी, मतलब बहुत सारी चीज़ हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है वो अलग अलग जीनों में या एक जीन में हो सकता है तो हो। तो जैसे नाक के लिए हो सकता है कि एक जीन हो या बहुत सारे जीन हो, वो हम अभी नहीं करते, लेकिन कहने का मतलब है कि एक जो क्वालिटी है एक जीन में होता है, तो यूनिट है इनहेरिटेंस का। ठीक है, यूनिट है, एक इकाई है, ऐसे बहुत सारे जीन होते हैं। ठीक है, एक जीन में एक क्वालिटी ट्रांसफर होता है, उसमें यही है। जीन का काम क्या, वहाँ पर इंफॉर्मेशन रहता है कि भाई कैसा होना है, कौन सी चीज़ कैसी होनी। इट कंट्रोल्स द ट्रांसफर ऑफ अ हेरिडिटरी कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। जीन क्या करता है? कंट्रोल करता है क्या? ट्रांसफर ऑफ हेरिडिटरी कैरेक्टर, यानी कि पेरेंट्स से बच्चे में जो कोई गुण का आना है। ये 23 में से 22 जीन है। ये क्रोमोसोम्स हैं, ये क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम के अंदर जीन होते हैं बहुत सारे, मतलब इस सारे 22 पेयर में, हाँ बहुत सारे जीन अंदर होते हैं। ये 23 में से 22 पेयर में, सारे 22 पेयर में जीन्स हैं। हाँ बहुत सारे, हाँ अनकाउंटेबल नहीं लेकिन ढेर सारे होते हैं। अच्छा। तो वो जीन ही जो होते हैं, क्योंकि आपका बॉडी कितना कॉम्प्लेक्स है आप समझ रहे हैं। तो क्वालिटीज एक दो ही नहीं ना है खाली, एक एक चीज है। आपका उंगलियां कैसा होगा, आपका हाथ कैसा होगा, लंबा होगा, मोटा होगा, कैसा होगा, कलर स्किन कैसा होगा, हाथ की हड्डियां मजबूत होंगी, कमजोर होंगी, बहुत सारी चीजें। एक एक बॉडी पार्ट में बहुत सारा चीज। और आपके कितने बॉडी पार्ट हैं ऊपर से लेके नीचे तक, अंदर से लेके बाहर तक। ठीक है, तो इसलिए बहुत सारे उसके हिसाब से जीन होते हैं, उसमें क्वालिटीज़ एक एक करके सब जीनों में होते हैं। समझ लीजिए कंप्यूटर कितना बड़ा हम लोग का बॉडी। दिस मीन्स दैट योर पेरेंट्स या
पेरेंट्स पास सम ऑफ देयर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑन टू द चाइल्ड, कि मतलब पेरेंट ही हैं अपने जो गुणों को अपने बच्चों में वो ट्रांसफ़र करते हैं, देते हैं। कैसे? अपने जीन्स के माध्यम से। इफ़ अ फादर हैज़ ब्राउन आइज द चाइल्ड में ऑल्सो हैव ब्राउन आइज। जैसे कि किसी फादर की आंखें ब्राउन है, भूरी हैं, तो हो सकता है कि उसके बच्चे का भी आंख भूरा रंग का हो। इफ़ अ मदर हैज़ कर्ली हेयर यू माइट सी द चाइल्ड हैविंग कर्ली। हो सकता है एक माँ का है, उसका कर्ली हेयर्स हैं, तो बच्चे का भी बाल जो है वो कर्ली हो जाए। जरूरी नहीं कि बेटा का या बेटी का, किसी का भी हो सकता है। हो सकता है बेटा का कर्ली हेयर हो जाए, हो सकता है बेटी का हो जाए। हाउएवर, क्योंकि इनमें भी मैं बताया ना कि हाँ वहाँ भी क्या होता है, देखिए हाँ, यहाँ जो है ये 23 पेयर जो होते हैं पुरुषों में और महिलाओं में, वो आपस में सबका पेयरिंग होता है, दोनों से एक एक आता है। नहीं नहीं, अलग अलग रहते हैं, अलग अलग नज़दीक रहते हैं, लेकिन अलग अलग रहते हैं। जैसे ऊपर भी ऐसे रहेगा, ठीक है। क्यों कहते हैं जब अलग अलग सटा हुआ नहीं है? अरे सटा हुआ रहने का मतलब है कि सटा हुआ ही रहता है, लेकिन अलग हो जाता है जिस समय आपस में दोनों मिलते हैं तब। वो एक उसको छोड़ देता है, इधर से जाओ तुम उससे मिल जाओ, उधर से वो छोड़ता है तुम मिल जाओ, दोनों मिलके एक पेयर बना ले। हाँ हाँ, तो दोनों ऐसे पेयरिंग होता है, एक एक दोनों से ऐसे मिलते हैं, हाँ दोनों में। तो उसमें अब जब मिलते हैं तो कौन सा उसमें हावी हो रहा है वो तय करता है कि उसका क्या क्वालिटी होगा। जैसे बाल, अब बाल के लिए एक जीन होगा दोनों में, जिस क्रोमोसोम में होगा, तो महिला का क्रोमोसोम और पुरुष का क्रोमोसोम दोनों में से कौन सा हावी है वही तय करेगा कि बच्चे के बाल बाप की तरह होंगे कि माँ की तरह होंगे। समझ में आ रहा है? स्किन का कलर जो क्रोमोसोम तय करता होगा, वो क्रोमोसोम में होगा कि कौन सा क्रोमोसोम हावी हो रहा है किसका, तो वो तय करेगा कि स्किन का जो कलर है वो फादर की तरह होगा कि मदर की तरह होगा। तो हर चीज में, समझ रहे हैं, ऐसे पेयरिंग होता है, और वहां पर ये तय होता है कि किसका वहां पर हावी है। समझ गए? तो बच्चे का स्वभाव वो माँ की तरह होगा कि फादर की तरह होगा, तो वहां पर है स्वभाव वाला क्रोमोसोम में कौन सा हावी था किसका। तो पेरेंट्स के ही गुण, लेकिन दोनों तरफ से जो है किसका वहां पर डोमिनेंट है या दोनों बराबर है, तो फिर दोनों का मिक्सचर होगा। ठीक है, इस तरह से ट्रांसफर होता है। ये छोटा है तो ये दूसरे से चिपक जाता है, हाँ। उधर से छोटा मतलब कि ऊपर नीचे छोड़ छाड़ काफी रहता है। ये हमें 24 घंटे चलता रहता है। 24 घंटा नहीं चलता रहता है। जिस समय फर्टिलाइजेशन होता है, जब बच्चा पैदा करने की स्थिति होती है, उस समय जब, हाँ वो पढ़ेंगे आगे, हाँ बोलिए। केवल उसी समय होगा, बाकी समय क्यों होगा? बाकी सब पेड़ में चिपका रहेगा। अरे बाकी समय ये अपना पुरुष में अलग, महिला में अलग। पुरुष और महिला का जब एग्स जाता है, गैमिट्स कंबाइन करता है, फर्टिलाइजेशन ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन, तो जो उस समय बताया ना आपको प्लांट में केस या कि बताए कि आपको प्लांट का गया, ये मेल का गया, फीमेल का गया, दोनों बना, जाइगोट बनाया, उस समय ये चीज होता है सर। हाँ हाँ, जब फर्टिलाइजेशन होता है जाके अपना अपना जोड़ा एक एक पकड़ लेते हैं। हाँ ऐसे नहीं, ऐसे शांत रहेगा, ऐसे क्या रहेगा? हाँ हाँ हाँ, उस समय जब जुड़ा तो उस समय किसका कौन सा हावी हुआ। हाँ ऐसे क्या मतलब, ऐसे वो आपका तय किया हुआ है क्वालिटी। हाँ हाँ, और वो आपका आगे, हाँ वो अपना इसके अंदर में होगा ना जीन। हाँ क्रोमोसोम के अंदर जीन होता है। हाँ हाँ हुआ है तब,
उसका पूरा एडवांस क्रोमोसोम को नहीं, जीन को भी चीर के हुआ है। जीन को भी चीरा जा सकता है। हाँ, बहुत एडवांस हो गया है। इसका मतलब कि आँख से माइक्रो आँख से नहीं, वो तो जीन को कैसे चीर, जब आँख से जब नहीं दिख सकता तो उसको कैसे चीर देगा? सब बहुत एडवांस होता है, उसके लिए बहुत बहुत महंगा सब इंस्ट्रूमेंट सब रहता है, उससे होता है। जीन स्प्लाइसिंग कहते हैं उसको, जीन को चीरने को जीन स्प्लाइसिंग। जीन्स को भी जो होता है, आप कहीं कहीं ऐसा स्ट्रक्चर देखे होंगे इस तरह का, ठीक है, इस तरह का ऐसे हेलिकल स्ट्रक्चर इसको बोलते हैं। अभी बना पाना हमारे लिए थोड़ा मुश्किल है। इस तरह का ऐसे कुछ इस तरह से होता है इस, हाँ, और इसमें ये जीन, हाँ, ये जेनेटिक, इसमें जो है फिर इसको क्या करते हैं कि जैसे जीन ऐसे दिखाते हैं, ठीक है, तो इसमें हम कट करके कट पेस्ट करते हैं क्वालिटीज़ को मिक्स करने के लिए। इसका जीन का यहाँ बाल वाला पार्ट यहाँ पर है, ये मेल में, और ये फीमेल, इसको उठा के मेल वाला डाल दिए तो मेल का बाल आ जाएगा। समझ गए? इस तरह जीन का भी कॉपी पेस्ट हो रहा है, कट कॉपी पेस्ट। फादर अब पॉसिबल है, जैसे आपसे है अब पटना में पैसा, तो फिर आप समझ सकते हैं। आपको गोरा बच्चा, आप कहना चाहते हैं हम चाहते हैं मेरा बच्चा बहुत गोरा हो, कर देगा, ठीक है, आपको गोरा बच्चा कर देंगे। फिर तो फिर बिना पैसे कैसे कोई चीज़? आप चाह रहे हैं कि मेरे हिसाब से भी हो, तो फिर पैसा है। जैसे आपने देखा ना कि भाई माइकल जैक्सन ने अपना पूरा शरीर ही चेंज कर, अपना कलर चेंज करवा लिया, चेहरा, तो पैसा था, करवाया, ठीक है, तो पैसे से ही संभव है। आप जैसा चाहते हैं, हम लोग बहुत पहले समझे कि कैसा आप चाहते हैं बच्चा, बिल्कुल आप जैसा चाहिएगा वैसा आपको दे देगा कंपनी जो, ठीक है। जैसा अभी देखिए ना क्या है, अब जितने सब हैं शाहरुख आमिर, जितने पैसा कमाते हैं खाली, तो क्या है, एक भी देखिए शाहरुख का, आमिर का, और भी हैं कई, वो अपनी माँ से पैदा हुए हैं, अब तो पैदा भी नहीं कर रही हैं महिलाएं। सरोगेट हम किस लिए करें, पेट में ढोएं, किसी और को पैसा दे दो वो ढोएगी एक साथ, अपने थोड़े पैदा की है किसी की पत्नी, शाहरुख की पत्नी क्या आपने पैदा की है? फिर सब दूसरे से करवाएं। आमिर की पत्नी अपने से की है, किरण राव जो है, हाँ, तो खैर कह रहे हैं कि वो सब सरोगेट से आजकल, क्योंकि भाई अपने काम में व्यस्त है। सरोगेट का मतलब होता है कि समवन एल्स एक्टिंग ऑन योर बिहाफ, कोई दूसरा जो आपके उस पर काम कर रहा हो। तो सरोगेट मदर, आईवीएफ का अगला वो दूसरा चीज़ है सरोगेट। सरोगेसी होता है, आया इसलिए था कि कई बार कई प्रॉब्लम्स के चलते कई माएँ, मतलब कई औरतें माँ नहीं बन सकती थी, वो अपने पेट में बच्चे को नहीं धारण कर सकती थी या गर्भ नहीं धारण कर सकती थी। प्रॉब्लम होती है कई बार, जैसे किसी का खराब हो गया अंदर का सिस्टम, डैमेज हो गया, अब वो नहीं कर सकती। होता है कई बार कि भाई अंदर का कोई अंग डैमेज हो गया, अब वो कर ही नहीं सकती। कई कारण से होता है, कई कारण से होता है। कई बार दवा ववा खा लिया उससे हो जाता है, एबॉर्शन कर लिया उससे हो जाता है, कुछ बहुत सारे तरह से होता है, तो नहीं कर सकती। तो ऐसे केस के लिए हुआ कि भाई ठीक है, तो उसका जो जाइगोट जो बना फर्टिलाइज, उसको हम किसी और महिला के शरीर में डाल दिए, वो, हाँ, तो वो वहाँ जो है उसके शरीर में, जैसे वो प्रेग्नेंट होगी वैसे उसका बच्चा ग्रो करेगा और फिर पैदा होने के बाद वो दे देती है। ये फिल्म भी बनाया इस पर, हाँ, नेचुरल तरीके से, खाली, हाँ, तो नेचुरल है, पैसा के लिए करे या जैसे करे। अरे हो सकता है कोई आपका परिवार में ही कर दे क्या, इसमें कोई आपका संबंधी, बहुत कारण हो सकता है, कोई दोस्ती के लिए भी कर सकता है, ऐसा क्या है, बहुत कारण बहुत है दुनिया में करने के। हाँ, पैसे के लिए बहुत ज़्यादा हो गया है, तो आजकल ये भी एक बहुत, इस पर मूवी बन गया, अभी आया तो था, ये बनाई थी कृति सैनन बनाई है, अभी क्या नाम है, मिमी। हाँ, गुड न्यूज़ करके, वो आईवीएफ पर था, वो आईवीएफ पे था, हाँ, ये सरोगेसी ये सरोगेसी पर है मिमी।
तो इसमें होता है कि विदेश से आते हैं लोग, वो उनको बच्चा नहीं हो रहा होता है, पैसे वाले रहते हैं तो कहते हैं कि भाई हमें बच्चा नहीं हो पा रहा है कोई ऐसा, तो उसके लिए इसको हीरोइन को तैयार करता है कि भाई एक बच्चा पैदा कर दो, तुमको 20-25 लाख दे देगा, कैरियर बन जाएगा तुम्हारा, ये है वो है, हीरोइन बनना चाहती है जो है, तो उसके लिए सब करती है। तो सरोगेसी आया ऐसे के लिए कि भाई जिसको नहीं अपने कर सकता है तो उसके लिए कोई दूसरा उसका मदद कर सकता है इसमें। अब इसको ये लोग पैसे का धंधा बना लिए हैं कि भाई हमारे पास पैसा है, हम किस लिए करें, हम तो कमा रहे हैं, इतना काम कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, पता चलता है 1 साल 2 साल कई साल बैठ जाता है प्रेगनेंसी के चक्कर में औरतें जो है, तो उतना हम किस लिए करें, पैसा दे देते हैं, बहुत सारे खाली हैं औरतें। एज की ही बात नहीं है, बहुत सारे कारण, हाँ एज भी एक रीज़न होता है उसमें, एक रीज़न होता है। हाँ तो जो है आपका इसमें सरोगेसी का आया, आज बहुत चल रहा है, बताया तो कि कोई नहीं, सब पैसे से करवा रहे कि भाई ठीक है पैसा कौन सा बहुत चीज़ है, उसको दे दिए, अपना अपना देखभाल करती है सब, उस पर कई मूवीज़ बन चुका है, इस पर जो है कई सारा मूवी साउथ में भी। अरे तो पैदा होने के बाद फिर अपना वो तो ले लेती है, पैदा होने के बाद फिर वो अपना उसका देखरेख करती है। हाँ तो वही कह रहे हैं कि मतलब उसमें यह है, तो खैर चलिए, तो सरोगेसी आप समझ गए, यहाँ पर आए इसलिए आपको बता दिए। उसमें होता ये है कि खाली जो जाइगोट होता है, फर्टिलाइज्ड जो एग होता है मदर फादर का, उसको किसी तीसरी महिला में उसके डाल दिया जाता है पेट में, और वो फिर बच्चा ग्रो करता है, जैसे प्रेग्नेंट हो धीरे धीरे, और वो प्रेगनेंसी पूरा होता है, डिलीवरी होता है, तो फिर बच्चे को अपना ले जाते हैं। दिस इज सरोगेसी। तो ठीक है, आईवीएफ आप समझ गए क्या होता है, सरोगेसी समझ गए क्या होता है। आईवीएफ हुआ कि किसी तरह का प्रॉब्लम अगर है, लेकिन माँ के ही शरीर में वो बच्चा ग्रो करता है, लेकिन उसमें कुछ प्रॉब्लम अगर होता है, कई बार माँ को भी प्रॉब्लम होता है, तो उसका ट्रीटमेंट करके उसका इलाज कर दिया जाता है, वो भी होता है। तो मतलब वो डायरेक्ट मतलब कि माँ बन सकती है। हाँ हाँ हाँ, वो जो प्रॉब्लम है उसका इलाज हाँ उसका इलाज हो जाता है, या IVF कई बार हाँ जैसे माँ में नहीं पुरुष में भी दिक्कत होती है, ठीक है, तो वहाँ भी उसकी दिक्कत को ठीक करके माँ को उसमें कर दिया जाता है, उसमें मतलब खुद का संतान हो जाता है ये। हाँ हाँ, उसमें भी खुद ही का संतान होता है, उसमें दूसरे का थोड़े होता है, वो तो पैदा उसके पेट में ग्रो किया ना, लेकिन वो आपका जो बीज है, जो जाइगोट, वो तो मदर ही फादर का होता है ना। आप देखिए ना इसके शाहरुख के बच्चे को, बिल्कुल देखने में शाहरुख और इसी की तरह लगता है। देखिए उसी तरह की बात है कि एक आप अपने बच्चे को अपने घर में रख रहे हैं, और एक आप कहीं उसको हॉस्टल में रखते हैं, कहीं और रखते हैं, वहाँ अपना ग्रो पढ़ रहा है, लिख रहा है, ग्रो कर रहा है वहाँ। एक आप उसको अपने घर में अपने हाथ से खाना पीना खिला रहे हैं, स्कूल भेज रहे हैं, उसी तरह का चीज़ है वहाँ भी, कि भाई एक मदर अपने पेट में उसको पाल रही है, या कोई और कहीं और पल रहा है बच्चा, लेकिन बच्चा तो आप ही का है। खुद ही के वाइफ से, आप ही के उसी वाइफ से, उसी हस्बैंड का, मैं बताया ना कि दोनों का फर्टिलाइज्ड जो होता है, हाँ वो इंजेक्शन के थ्रू उसमें खाली डाल दिया जाता है, वो फर्टिलाइज। हाँ समझ में आई बात। हाँ वो खाली उसको 9 महीना पालने का काम करती है, किराए का कोख इसको कहता है लोग। समझ में आ गई बात। तो होता है वो अपने ही माँ बाप का, लेकिन उसको माँ को कई बार या तो दिक्कत हो, या वो अपने पेट में 9 महीने उसको नहीं पालना चाह रही हो, हाँ बहुत तरह का है। तो ऐसे में वो ठीक है, बहुत सारे है कि भाई फिगर कॉन्शियस है, भाई शो बिजनेस में उसको अपना उसी पर दिखाने पर फिल्म चलना ही होना है, और खुद नहीं कर सकती है। अब देखिए ना कैसी सब हो जाता है। हाँ और बहुत जगह है, प्रॉब्लम्स भी होता है, बहुत जगह हो जाता है, आप बहुत सारा नहीं जानते हैं, दुनिया में बहुत प्रॉब्लम्स होता है, तो उसकी वजह से कई बार नहीं कर पाते हैं खुद, तो ऐसे में
सरोगेसी अब तो बहुत होने लग गया है, और ठीक है, कोई गलत भी नहीं है, किसी तरह से कोई गलत नहीं है। ये अबॉर्शन जो होता है वो कौन से महीना के बाद नहीं हो सकता? 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना? एबॉर्शन होने को होता है, लेकिन उससे क्या होता है कि वो खतरनाक फिर हो जाता है। तो मतलब कि कब तक करवा देना चाहिए? 2 महीना में कि 3 महीना में कि 4 महीना में? लीगल जो है 20 वीक्स, दैट इज़ 5 मंथ, लीगली 20 वीक 5 मंथ के बाद नहीं किया जा सकता है, फिर इलीगल क्राइम हो जाएगा, और वो कोर्ट का परमिशन, कोर्ट भी उसमें नहीं देता है। 20 वीक्स के अंदर भी करना उसके लिए भी वैसे इलीगल है, ठीक है। अच्छा। 4 वीक्स के बाद, मतलब 2 मंथ्स के बाद, सॉरी 4 नहीं, 8 वीक्स के बाद, तो 1 आध 2 महीने तक, भाई इतना लेट क्यों? बात है कि अगर आपको वैसा कुछ है तो पहले ही कीजिए। तो मतलब बोले कि 4 महीना कि 2 महीना? 2 महीना तक सेफ होता है, उसके बाद फिर थोड़ा सा उसका कुछ ना कुछ नुकसान हो जाता है मदर को, और ज़्यादा नुकसान होने लगता है। फिर जितना आगे बढ़ेगा, एडवांस स्टेज में रहेगा, उतना ज़्यादा कष्ट भी होता है, नुकसान भी होता है, आगे के लिए दिक्कत हो जाता है, ऑपरेशन करके ही आगे के लिए दिक्कत हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए 2 मंथ हाँ, 2 मंथ, 2 मंथ के अंदर में अबॉर्शन 2 मंथ भी क्यों, हम ये कहते हैं कि सब चीज़ में भाई आपको पता चल जाता है तो पता चल जाता है, तो उसके बाद अगर आपको है इस तरह का, मेडिसिन से तो पता हाँ, तो अगर आपको है वैसा कि नहीं रखना है तो उसको आप जल्दी कीजिए। मेडिसिन से इसको हटा सकते हैं। ठीक है, तो जीन्स जो है ये आपका, अच्छा इसमें देखिए लास्ट में आपने लिखा है कि हाउएवर, देखिए ध्यान दीजिए, द डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ जीन्स फ्रॉम पेरेंट्स रिजल्ट इन डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। मैंने अभी आपको बताया कि दोनों का पेयरिंग होता है, समझ गए? तो डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ जीन बताया ना कि यहाँ कॉम्बिनेशन होता है कि दोनों का, तो इस वजह से क्या होता है, रिजल्ट इन डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। जो बच्चा है तो हो सकता है कि उसका जो कलर है वो माँ की तरह हो जाए, क्योंकि दोनों का कंबाइन हुआ ना, मदर और फादर का जीन कंबाइन हुआ। अब हो सकता है कि किसी चीज़ के लिए एक का हावी हो जाए, डोमिनेंट हो जाए, किसी के लिए दूसरे का डोमिनेंट हो जाए, समझ गए? तो जैसे लोग क्या सोचते हैं कि अगर बेटा हुआ तो फादर की तरह होगा, बेटी होगी तो माँ की तरह होगी, आम आदमी की समझ इतनी होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। बेटा है लेकिन चेहरा उसका माँ की तरह हो जाता है, बेटी है लेकिन उसकी चेहरा फादर की तरह हो जाता है, क्योंकि दोनों के जीन आपस में कंबाइन होते हैं, जो मैंने आपको यहाँ दिखा दिया कैसे कंबाइन होते हैं। तो इसीलिए अब उस कॉम्बिनेशन में किसका हावी पड़ गया उस समय, वो तय करता है कि किसके अनुसार उसका क्वालिटी होगा। आँख किसकी तरह होगा, आँख वाला जीन जब कंबाइन हुआ उस समय मदर का डोमिनेंट हुआ कि फादर का, तो वो तय करेगा कि आँख किसकी तरह हुआ, नाक किसकी तरह हुआ, मुंह किसकी तरह हुआ, शरीर किसकी तरह होगा, लंबा होगा फादर की तरह या कम हाइट का होगा, या फादर की तरह छोटा होगा या मदर की तरह लंबा होगा, हेल्दी होगा कि दुबला पतला होगा, हर चीज़। तो ये जीन्स के कॉम्बिनेशन से होती है, सिंपल नहीं होता। इसीलिए इसमें कई बार, और पेरेंट्स से भी अलग, मैंने बताया आपको कि कई बार पिछली उससे पिछले पीढ़ी पर भी हो जाता है। तो ये हो गया जीन्स के बारे में, ठीक है। इसके आगे फिर देखिए, फिर क्या लिखा आपने, इनसाइड साइटोप्लाज्म फिर क्या है, इनसाइड साइटोप्लाज्म देयर इज अ ब्लैंक लुकिंग हाँ, इनसाइड साइटोप्लाज्म देयर इज ब्लैंक लुकिंग स्ट्रक्चर्स कॉल्ड वैक्यूल। तो ये देखिए, अब हम देखेंगे, यहाँ हम जो देख रहे थे कि इसमें हमने देखा कि इतना बड़ा इसमें खाली स्पेस है प्लांट सेल में, और एनिमल्स में छोटे छोटे खाली स्पेसेस हैं, जिसको हमने क्या कहा, वैक्यूल। वैक्यूम का काम क्या है वो हम लोग अभी नहीं पढ़ेंगे, काम बहुत होता है, बहुत तरह का काम होता है, खाने को कैप्चर, ये 11 12 लेवल में सब है लिखा हुआ, हाँ मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा। तो
जैसे ये सब हम आपको ये सब बताया क्रोमोसोम्स का, ये सब आपको मिलेगा 11th-12th लेवल, या ये सब जो भी कुछ है, और ग्रेजुएशन में क्या या उससे एडवांस जाके फिर। हाँ ठीक है, तो इनको वैक्यूल कहते हैं। मैंने बताया था कि खाली स्पेस, वैक्यूम और ऑर्गेनेल मिला के बना दिया वैक्यूल। तो खाली स्पेस जो होता है सेल के अंदर, मतलब ऐसे कुछ पार्ट्स होते हैं जो खाली होते हैं, हॉलो होते हैं, उनका कुछ काम होता है लेकिन वो हॉलो होते हैं, उनको कहते हैं वैक्यूल। इट कुड बी सिंगल और बिग लाइक एन, तो ये जो है अगर प्लांट में होता है एक ही वैक्यूल होता है और बड़ा होता है। प्लांट सेल में देख रहे हैं, दिमाग में इसको डायग्राम को इसलिए बना दिया आपके सामने कि इसको बिठा लीजिए। प्लांट सेल में एक ही वैक्यूल होता है लेकिन वो बड़ा होता है, पूरा खाली है, हॉलो स्पेस होता है। जबकि एनिमल सेल में कई सारे छोटे छोटे वैक्यूल्स होते हैं। बना लिए ना इस तरह का। हाँ, लार्ज वैक्यूल्स आर कॉमन इन प्लांट सेल। प्लांट सेल में जो है बड़े वैक्यूल होते हैं, एनिमल्स में छोटे छोटे होते हैं। चीक सेल्स हैव स्मॉल वैक्यूल्स, गाल के जैसे हमारे जो होते हैं सेल्स, ठीक है, ह्यूमन चीक के जो सेल्स होते हैं, नहीं पूछेगा, ठीक है, इतना नहीं पूछेगा, इतना पूछेगा तो कोई नहीं पास कर पाए, ठीक है। तो लेकिन एक आपको बता दिया हमने जानकारी के लिए कि ठीक है, जैसे ह्यूमन में चीक सेल्स होते हैं, इनके वैक्यूल जो है बहुत छोटे छोटे होते हैं, ठीक है। उसके बाद हम जो है आगे क्या लिखे हैं, हाँ, देयर आर सेवरल, ठीक है, देयर आर सेवरल स्मॉल कलर्ड बॉडीज इन द साइटोप्लाज्म ऑफ प्लांट सेल। तो अगर हम प्लांट सेल जैसे यहाँ देख रहे हैं, तो यहाँ हम देख रहे हैं कि कुछ ये कलर्ड जो है छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं साइटोप्लाज्म में। दे आर स्कैटर्ड इन द साइटोप्लाज्म ऑफ लीफ सेल्स। तो लीफ के जो सेल्स, अब ये हर जगह नहीं होते हैं, ठीक है। जैसे पौधे का क्या है, पेड़ का सिर्फ पत्ता ही हरा होता है, हर जगह तो उस तरह हरा नहीं होता है उतना। तो ये पौधे के पत्तों के सेल्स में ये ज़्यादा होते हैं, ग्रीन कलर के, ठीक है, कलर्ड बॉडीज। दीज आर कॉल्ड प्लास्टिड्स। इनको क्या कहते हैं, हाँ, प्लांट सेल्स में ही होते हैं, और ये इन द साइटोप्लाज्म, हाँ, ये साइटोप्लाज्म है ना, जेली पूरा, इसमें छितराया हुआ है, चारों तरफ फैला हुआ है खास करके, ठीक है। अब ये इस तरह से जो है ज़्यादा होता है किसमें, जब जैसे लीफ का सेल ले रहे हैं आप, लीफ को देख रहे हैं, उसमें ये काफ़ी ज़्यादा होंगे। तने से लेंगे तो उतना नहीं रहेगा उसमें, समझ गए। उसमें कलर्ड बॉडीज छोटे छोटे होते हैं जिनको हम प्लास्टिड्स कहते हैं। किसमें, एनिमल में नहीं होता है, कहाँ देख रहे हो उधर, ये यही है ना, वहाँ कहाँ बना है। इतना बड़ा डायग्राम इसीलिए आपको बना के छोड़ दिया गया है कि आप इसको देख के ठीक से दिमाग में बिठा लीजिए, बना इसलिए बनवाया आपको। तो ये जो स्मॉल कलर्ड बॉडीज होते हैं ये प्लांट्स में ही पाए जाते हैं, ठीक है, और प्लांट्स में भी उनके लीफ में ज़्यादा होते हैं, लीफ में। इनको क्या कहते हैं, प्लास्टिड्स, प्लास्टिड्स, ठीक है। प्लास्टिड्स क्या हो गए, स्मॉल कलर्ड बॉडीज इन द साइटोप्लाज्म ऑफ प्लांट सेल। दे आर ऑफ डिफरेंट कलर्स, और ये क्या है, बड़े अलग अलग कलर के होते हैं, ये बड़े अलग अलग कलर के होते हैं। सम ऑफ देम कंटेन ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। इसमें जो कुछ होते हैं उनके अंदर ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है, उस पिगमेंट का नाम होता है क्लोरोफिल, जिसको हम लोग क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। उस पिगमेंट को क्लोरोफिल, और जिसके अंदर क्लोरोफिल होता है उसको कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। यानी जो प्लास्टिड है, कलर्ड बॉडी सब जो है, तो जो ग्रीन कलर का बॉडी होता है उसको कहते हैं क्लोरोप्लास्ट, और उसके अंदर जो कलर होता है उसको कहते हैं, जो कलर कंपाउंड होता है उसको कहते हैं क्लोरोफिल, ग्रीन पिगमेंट जो होता है। हाँ,
तो ग्रीन कलर्ड प्लास्टिड्स आर कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट्स। ठीक है, तो आपसे पूछा जाएगा कि कौन से प्लास्टिड होते हैं जो कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, तो प्लास्टिड कहेगा तो क्लोरोप्लास्ट, और पिगमेंट कहेगा तो कौन सा पिगमेंट होता है ग्रीन कलर के लिए, क्लोरोफिल। ठीक है, दे प्रोवाइड ग्रीन कलर टू द लीव्स, ये जो है पत्तों को हरा कलर प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो ग्रीन कलर किसकी वजह से होता है, पिगमेंट जो कि क्लोरोफिल किसके अंदर होता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर। क्लोरोप्लास्ट क्या है, प्लास्टिड है। हाँ, पिगमेंट अगर पूछेगा क्लोरोफिल में, क्लोरोप्लास्ट में, हाँ तो क्लोरोफिल, हाँ, और कलर पूछेगा क्लोरोप्लास्ट में तो कलर ऑफ प्लास्टिड, हाँ ग्रीन कलर का होता है। समझ गए, जैसे देखिए आप एक बोतल समझ लीजिए, बोतल के आपने हरा रंग भर दिया तो बोतल कैसा दिखेगा, देखते हैं शरबत का वो ठेला वेला कुछ कुछ रहता है जो मिला के पिलाता है, बहुत सारा रंग का सजाए रहता है। हाँ देखे ना, ठेला गर्मी में बेचता है, तो वो समझ लीजिए बहुत सारा रंग का रखा रहता है। उसी तरह प्लांट में बहुत सारा रंग का ऐसा छोटा छोटा रहता है, वो सब हो गए प्लास्टिड। वो जो बोतल हो गए वो हो गए प्लास्टिड। अब उसमें जो हरा वाला बोतल होगा उसको क्या बोलेंगे, क्लोरोप्लास्ट। हरा वाले बोतल को क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। और बोतल के अंदर जो पानी रंगीन भरा हुआ है उसको कहते हैं क्लोरोफिल। बोतल का रंग तो पानी की वजह से है ना। हाँ, बाहर से जो हम देख रहे हैं कि अरे वो तो हरा बोतल है, उस हरा ही लगेगा, जब हरा रंग है तो हरा ही ना लगेगा। वो तो कांच का बोतल रहता है ना जी, तो कांच है, पानी निकल गया तो सफेद हो जाएगा। अच्छा चलिए जो ले लीजिए, वो ट्रांसपेरेंट होता है। हाँ तो जो हाँ अंदर जो लिक्विड है क्लोरोफिल। आपको देखिए प्लास्टिड है, हाँ सीधा उस ठेले को दिमाग में ले आइए, बहुत सारा रंग का बोतल जो है शरबत वाला लगाए हुए है, वो सब हो गया, सारा बोतल प्लास्टिड हो गया। उसमें जो ग्रीन कलर का बोतल होता है उसका नाम होता है क्लोरोप्लास्ट। समझ गए, उस पर नाम लगा हुआ है क्लोरोप्लास्ट। उसके अंदर जो पानी रंगीन शरबत भरा हुआ है हरा रंग का, उसका नाम है क्लोरोफिल। ये लिक्विड कलर हो गया क्लोरोफिल। हाँ, और ये जिसके अंदर भरा हुआ है वो ग्रीन कलर जो हो गया वो हो गया प्लास्टिक। हाँ ये क्लोरोप्लास्ट के देखिए ये जो है ना, इसको हम बड़ा करके बना दे रहे हैं, ऐसे है, इसमें भरा रहता है। ये लिक्विड भरा हुआ है। हाँ बाहर मेम्ब्रेन, तो ये जो बाहर ये पूरा बॉडी जो हुआ इसको कह दिए क्लोरोप्लास्ट। हाँ, और इसके अंदर का जो लिक्विड हो गया इसको कह दिए क्लोरोफिल। तो प्लास्टिड इसका जनरल नाम है, क्योंकि ये हरे वाले को है। जैसे आपने कहा बोतल, अरे जैसे देखिए आपने कहा बोतल, तो बोतल तो कोई भी बोतल हो सकता है। आपने देखा ठेले वाले पर 10 रंग का बोतल रखे हुए हैं, तो आप सबको क्या कहते हैं कि बोतल है। अब उसमें जो हरा बोतल है उसका नाम है क्लोरोप्लास्ट, जो लाल बोतल है उसका लालोप्लास्ट हो सकता है, जो काला बोतल है वो कालोप्लास्ट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन ऐसे इन जनरल आप सबको क्या कहते हैं कि बोतल है, बॉटल है। समझ में आई बात। तो प्लास्टिड जो हो गया, इस तरह के जो भी कलर्ड बॉडी होता है उसको कहते हैं प्लास्टिड। जनरल नाम हो गया उसका, टाइप हो गया, क्या है, प्लास्टिड है। जैसे देखिए आप एक शर्ट पहने हुए, अब शर्ट हरा हो, लाल हो, काला हो, सफेद हो, कहलाएगा तो शर्ट। तो वैसे ही प्लास्टिड हो गया, ये जैसा भी रंग का हो, जो कलर्ड बॉडी है उसको कहेंगे प्लास्टिड। समझ गए।
ये बॉडी हो गया। हाँ, प्लास्टिड बॉडी हो गया। बॉडी ऑफ क्लोरोप्लास्ट। हाँ, बॉडी बॉडी ऑफ क्लोरोप्लास्ट नहीं, कलर्ड बॉडी कलर्ड बॉडी हो गया प्लास्टिड। कोई भी कलर का हो सकता है, कोई ग्रीन हो सकता है, कोई रेड हो सकता है, कोई येलो हो सकता है, कोई ब्लू हो सकता है। इन जनरल ये तो कलर्ड बॉडी का ग्रीन कलर्ड प्लास्टिड। सुने सुने सुने, समझ में। जैसे देखिए, आप अपने पर समझिए, आप बाजार में जाते हैं, दुकान में कपड़ा खरीदने जाते हैं, ठीक है, ध्यान समझिए। तो आप कहाँ जाते हैं, आपको शर्ट लेना है तो आप जाते हैं शर्ट सेक्शन में कि शर्ट जिधर लगा हुआ है। अब वहाँ क्या है, सारे शर्ट हैं, उनको क्या बोल रहे हैं, शर्ट। तो वैसे ही हो गया प्लास्टिड। समझ गए? होल बॉडी। हाँ, पूरा कैटेगरी हो गया उसका प्लास्टिड। अब वहाँ आप गए तो वहाँ कोई ग्रीन कलर का शर्ट है, मान लीजिए कि 15 वैरायटी है, वो प्लास्टिक कहेंगे। तो हाँ, सबको प्लास्टिड कहेंगे। अब उसमें जो कलर का होगा उसके अनुसार अलग अलग नाम हो सकता है। बोलेगा सर ये ग्रीन शर्ट है, ये रेड शर्ट है। एक्चुअली वैरायटी है। हाँ, जो भी कलर्ड बॉडी है, इन सब को हम कहेंगे ये सब क्या है, तो प्लास्टिड है। जो कि क्लोरोप्लास्ट है। उसमें से जो ग्रीन है उसको क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। ग्रीन प्लास्टिड को क्लोरोप्लास्ट कहा जाता है। ग्रीन कलर प्लास्टिक। हाँ, जो ग्रीन कलर्ड प्लास्टिड होगा उसको क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। ग्रीन कलर प्लास्टिक लिख लीजिए, अलग से आपको कन्फ्यूजन हो रहा है, लिख लीजिए अच्छे से, बगल में लिख लीजिए, खाली पेज में कहीं लिख लीजिए, खाली नेक्स्ट पर लिख लीजिए आराम से। प्लास्टिड, उसके अंदर जो ग्रीन कलर्ड प्लास्टिड होता है उसको कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। ऐसे तो पूरा स्कूल में पढ़ाया गया है। हाँ, कितना बच्चा समझेगा? तो वही बता रहे हैं। इस तरह से तो टीचर बताएगा भी नहीं। प्लास्टिड हो गया, प्लास्टिड में डैश एरो लगा के लिख लीजिए, प्लास्टिड पहले लिख लीजिए, प्लास्टिड। अब प्लास्टिड में डैश कर लीजिए ग्रीन कलर्ड प्लास्टिड, जो हरा रंग का प्लास्टिड है। कलर्ड प्लास्टिड इज कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट। यानी कि एक्चुअली ये सब प्लास्टिक से फ्लोट कर रहा है। आप समझ जाते हैं। सारे प्लास्टिड हैं जो तैर रहे हैं, सब अलग अलग रंग के, कोई काला, कोई नीला, सफ़ेद, चमकीले पत्थर की तरह। समझ गए? उसमें जो हरे रंग के होते हैं उनको कहा जाता है क्लोरोप्लास्ट। इतना समझ गए? अब हाँ ये हमको कंफ्यूज कर दे रहा है। हाँ हाँ हाँ, अच्छा, ये हमको कंफ्यूज कर ठीक है, ठीक है, वो हम चलिए लिख दिया आपको, चाहिए। प्लास्टिड लिखना चाहिए था। तो इसी की वजह से कंफ्यूजन समझ में नहीं आ रहा था। तो प्लास्टिड्स होते हैं जो आपने क्या, देखिए फिर से बता रहे हैं, कलर्ड बॉडीज जो भी होते हैं क्लोरोप्लास्ट में, साइटोप्लाज्म में, उसको हम कहते हैं प्लास्टिड्स। कई कलर के होते हैं। देखिए आप पौधों को देखते हैं, कोई लाल होता है, कोई पीला होता है, कोई हरा होता है, कोई बैंगनी रंग का होता है, अलग अलग रंग होता है उसमें भी। हरा, कोई हल्का हरा है, कोई डीप हरा है, कोई ब्लूइश टाइप का हरा है, कोई थोड़ा पीलापन है, कोई थोड़ा लाल जैसा है, बहुत अलग अलग रंग होते हैं। हाँ, तो उसमें जो हरे रंग के जो होते हैं उनको हम प्लास्टिड, हरे रंग के जो प्लास्टिड होते हैं उनको नाम दिया गया क्लोरोप्लास्ट। और फिर देखा गया कि क्लोरोप्लास्ट हरे क्यों हैं? क्योंकि उनके अंदर एक पिगमेंट है
कलर है भरा हुआ बोतल के अंदर, और वो कलर का नाम इन्होंने दे दिया क्लोरोफिल, जिसकी वजह से वो हरा दिखता है। ऐसे ही ज़ैंथोफिल एक होता है, उसकी वजह से लाल दिखते हैं। तो देखिए लाल साग, लाल फूल, लाल टमाटर, बहुत सारे ऐसे होते हैं फल फूल लाल दिखते हैं। टमाटर ही है। हाँ, तो क्यों? क्योंकि उसके अंदर ज़ैंथोफिल होता है, रेड कलर का पिगमेंट होता है। टमाटर हरा दिखता अगर क्लोरोफिल होता उसमें। अच्छा, समझ गए? और रंग भी चेंज होता है। देखिए कच्चा में रंग कुछ और, कच्चा में टमाटर हरा हरा जैसा होता है, लेकिन फिर पक जाता है तो लाल हो जाता है। तो उसमें क्योंकि क्लोरोफिल घट के ज़ैंथोफिल भर जाता है ज़्यादा। तो कलर है तो किसी पिगमेंट के कारण है। किसी भी चीज़ में, कोई भी चीज़, आपका शर्ट हरा दिख रहा है, क्यों? क्योंकि इसमें हरा कलर का पिगमेंट है। ठीक है, तो डाई किया हुआ। हाँ हाँ हाँ, सर, ये हाँ, एनिमल सेल्स में ये जो रेशेदार जो बना है ऐसे, हाँ, बगल में, वो क्या है? वो सब डार्क हाँ, वो बहुत तरह के हैं। जैसे कोई माइटोकॉन्ड्रिया हो सकता है, कोई राइबोसोम हो सकता है। उसका नाम नहीं दिए डिटेल, इसलिए कि उतना हमें ज़रूरत नहीं था, कन्फ्यूज़न कम रहे, इसलिए आपको जो इम्पोर्टेंट था खाली सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, वैक्यूल्स और न्यूक्लियोलस, याद हो गया सर। और उसके अंदर आपका क्रोमोसोम्स, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स। ठीक है, तो ग्रीन कलर के जो प्लास्टिड है उनको क्लोरोप्लास्ट, और क्लोरोप्लास्ट के अंदर पिगमेंट होता है, जो कलर होता है उसको क्या कहते हैं? क्लोरोफिल। और यही हाँ हर जगह होता है क्लोरोफिल। क्योंकि देखिए आप जितने भी प्लांट्स देखते हैं 90% का रंग तो ग्रीन ही होता है, बाकी कलर के तो बहुत कम होते हैं। पत्ते सारे ग्रीन होते हैं, तो इसीलिए इस पर ज़्यादा फोकस किया, इसीलिए आपको क्लोरोप्लास्ट को बताया। ठीक है, हाँ, तो क्लोरोप्लास्ट और यही जो है क्लोरोफिल पत्तियों में होता है, यही आपको बताया था कि इसी की वजह से फोटोसिंथेसिस होता है और फूड बनता है। ठीक है, और प्लांट सेल और एनिमल सेल का डायग्राम आपको बना दिया है। फ़र्क आपको देखने के लिए एक दो जो फ़र्क हैं कि इसमें जो है क्या होता है, सेल वॉल एक्स्ट्रा होता है, इसमें सेल वॉल नहीं होता है। इसका वैक्यूल एक होता है और बड़ा होता है। अब इसको मिटा दे रहे हैं हम बीच में, इसको खाली फिर से वैसे ही देखिए पहला जो था, इसमें जो है एक ही वैक्यूल होता है और वो बड़ा होता है, खाली होता है, जबकि एनिमल सेल में छोटे छोटे वैक्यूल होते हैं। इसमें न्यूक्लियस थोड़ा साइड में होता है, इसमें बिल्कुल सेंटर में होता है। ठीक है, और बाकी सारी चीज़ें लगभग सेम होती हैं। फ़र्क सिर्फ इतना ही है, एक वैक्यूल, इसमें कई वैक्यूल होता है। इसमें सेल वॉल होता है, इसमें नहीं होता है। बाकी सारी चीज़ें होती हैं, सब इसमें भी होता है, ऐसा नहीं है भाई। हमारा भी तो कुछ ना कुछ कलर सबका होता है ना, कलर हमारा भी तो होता है ना। गोरे सफ़ेद होते हैं ना, सांवले सफ़ेद होता है, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं होता है, क्योंकि एक ही रंग, हम लोग का कोई रंगीन लाल कलर का आदमी नहीं होता है, पीला रंग का आदमी नहीं होता है। ठीक है, तो कम होता है, इसलिए उसको यहाँ नहीं दिखाया है। जबकि प्लांट्स में बहुत वैरायटी, फ्लावर्स में बहुत कलर होते हैं, उसके फूल में बहुत रंग होते हैं, इसलिए प्लास्टिड्स दिखाया गया है। लेकिन पत्ता हरा ही होगा। हाँ, पत्ता हरा ही होता है जनरली, लेकिन और भी कलर के होते हैं पत्ते। तो एक ही चीज़ है जो आपको ध्यान रखना है कि प्लांट सेल में होता है और इधर नहीं होता है, वो है सेल वॉल। सेल वॉल जो है एनिमल में नहीं होता है, प्लांट सेल में होता है। बाकी सारी चीज़ें कमो बेस होती है, इसमें ज़्यादा है उसमें कम हो सकती है, होती हैं। सेल वॉल नहीं होता है, ये फ़र्क होता है। इसमें एक वैक्यूल होता है, उसमें कई वैक्यूल होते हैं। तो ये हो गया, इस तरह हमारा ये सेल का चैप्टर ख़त्म हो गया।